शक और दिव्य गरिमा से भरी महिला पहाड़ के किनारे खड़ी थी। लेकिन इस समय उसके चेहरे पर एक ऐसा निराशाजनक भाव तैर रहा था जो उसकी सुंदरता और शाही अंदाज से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। एक अच्छी खबर है, मैं टाइम ट्रैवल करके इस दुनिया में आ गई हूँ। और तो और मैं सीधे यूनलान संप्रदाय की प्रमुख यून यून के शरीर में समाई हूँ, जिसकी मौजूदा ताकत 3 स्टार डो हुआंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे साथ एक पियरलेस सेक्ट सिस्टम भी जुड़ा हुआ है। लेकिन एक बुरी खबर भी है, ये सिस्टम शायद लगभग एक तरह से धोखेबाज या बेकार है। मुझसे जुड़ने के बाद इसने केवल एक ही मुख्य मिशन दिया है, यूलान संप्रदाय को पूरे दूची कॉन्टिनेंट की सबसे शीर्ष और ताकतवर संस्था बनाना। और इस टास्क का इनाम 10 धाराएं युआनची, एक 9 स्टार डू शेंग महायोद्धा इस युआनची को अपने अंदर लीन करके सीधा दाऊदी के पौराणिक स्तर को छू सकता है। लेकिन इस दुनिया में आए हुए पूरा 1 साल बीत चुका है। यूं यून अक्सर अकेले पहाड़ की चोटी पर खड़ी होकर टकटकी लगाए सिस्टम को देखती रहती है, लेकिन सिस्टम की तरफ से रत्ती भर भी कोई हलचल नहीं हुई है। यहां तक कि कोई छोटा मोटा साइड टास्क भी नहीं मिला। पर खैर, इसे पूरी तरह से बेकार भी नहीं कहा जा सकता। जब मैं यूनलान संप्रदाय को पूरे महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली संप्रदाय बना दूंगी, तो उस समय तक मैं खुद भी एक पीक डूशेंग बन चुकी होंगी। तब मुझे डो एम्परर बनने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। यूं यून की कोमल और मखमली आवाज में थोड़ा आत्मविश्वास लौट आया। इसी बीच एक हल्के चांदनी सफेद रंग का चोगा पहने खूबसूरत और मासूम लड़की टहलती हुई उसकी ओर बढ़ी। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट और हिचकिचाहट के भाव साफ दिख रहे थे। गुरुदेव, मुझे आपसे एक जरूरी बात पर सलाह लेनी थी। यूं यून पीछे मुड़ी और उस लड़की की ओर देखा। उसके ग्रेसफुल और हसीन चेहरे पर एक ममतामयी कोमल मुस्कान तैर गई। नल्लन यानरान, तुम्हारे दिल में जो भी बात हो, बेझिझक अपनी गुरु से कहो। मैं तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। अपने पिछले जन्म में प्रसिद्ध उपन्यास बैटल थ्रू टीह हेवेंस पढ़ चुकी यूं युन जब शुरुआत में इस दुनिया में आई थी, तो उसके मन में नालान नालान यनरान को लेकर थोड़े पूर्वग्रह थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और दोनों साथ रहीं, उसने पाया कि नानान यानेर न केवल बेहद प्यारी और मासूम थी, बल्कि वह अपनी गुरु की हर बात मानती थी और जी तोड़ मेहनत से कल्टीवेशन करती थी। भले ही उसका स्वभाव कभी कभार थोड़ा हठी और जिद्दी हो जाता था, बेकी की वनो, फिर भी यूं युन उसे बेहद प्यार करने लगी थी। अब तो वह नानन यानेर को अपनी खुद की बेटी की तरह मानती और पालती थी। जहां तक असली यूं युन का श्याओ यान के साथ जुड़े रिश्तों का सवाल था, उसे इस बात की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो तो मूल कहानी की किस्मत थी, उससे इस नई यूं युन का भला क्या लेना देना। अपनी गुरु को इस तरह प्यार से परवाह करते देख नाना यानेर के छोटे से चेहरे से सारी हिचकिचाहट उड़ गई। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और कहा, गुरुदेव, मैं किसी ऐसे अजनबी आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिससे मैं आज तक कभी मिली तक नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात, वह इंसान महज 3 स्टार और ची पर अटका हुआ एक बेकार शख्स है जो आगे अभ्यास भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं वूटान सिटी जाकर श्याओ परिवार के साथ अपना यह विवाह संबंध स्लैश सगाई तोड़ना चाहती हूं। यूं यून को नालान यानेर की इस बात पर कोई हैरानी नहीं हुई। इसके बजाय उसने बेहद धैर्य के साथ इस कम उम्र की नालान यानेर को सही दिशा दिखाने की कोशिश की। यानेर, तुम्हारी गुरु इस बात के खिलाफ नहीं है कि तुम वूतन शहर जाकर सगाई तोड़ो, लेकिन हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि अगर तुम इस तरह सीधे श्याओ परिवार के दरवाजे पर जाकर सगाई तोड़ोगी, तो इससे श्याओ परिवार को कितनी बड़ी मुसीबत और बदनामी झेलनी पड़ेगी? नालान यान एयर थोड़ी नासमझ और उलझन में दिख रही थी। ये तो बस सगाई तोड़ना ही तो है, इससे भला क्या बड़ी मुसीबत आ सकती है? यूं युन ने बड़े ही दुलार से उसके सिर पर हाथ फेरा। तुम्हारे इस तरह अचानक सगाई तोड़ने से श्याओ परिवार का मान सम्मान पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगा और वे पूरे जियामा एम्पायर में हंसी के पात्र बन जाएंगे। उस स्थिति में हमारा यूनलान संप्रदाय और श्याओ परिवार हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के कड़वे दुश्मन बन जाएंगे। नालान यानेर ने बेपरवाही से कहा, इससे क्या फर्क पड़ता है गुरुदेव? भले ही श्याओ परिवार की इज्जत नीलाम हो जाए और वे हंसी के पात्र बन जाएं, लेकिन वह श्याओ परिवार इतना कमजोर और तुच्छ है कि दुश्मन बनने के बावजूद क्या वे कभी यूलान संप्रदाय से बदला लेने की हिम्मत भी कर सकते हैं? नालान या नेयर के स्वाभाविक और बेपरवाह अंदाज को देखकर यूं युन ने अपने मन ही मन एक ठंडी सांस भरी। इस ताकत परस्त डोची महाद्वीप में, जहां जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चलता है, ऐसा रवैया शायद हर इंसान की रग रग में गहराई से बसा हुआ है। लेकिन वह खुद जानती थी कि भविष्य का शव यान कितना खौफनाक और विनाशकारी बनने वाला है। यूं लान संप्रदाय किसी भी कीमत पर शव परिवार को अपना दुश्मन नहीं बना सकता था। आखिरकार उसका यह बेकार सिस्टम उसे वेब नोवेल्स के मुख्य नायकों की तरह श्याओ यान को कचरा समझकर कुचलने की सहूलियत तो बिल्कुल नहीं देता था। यानेर, तुम मेरी प्रिय शिष्या हो और भविष्य में तुम्हें ही इस यूनलान संप्रदाय की कमान संभालकर सेक्ट मास्टर बनना है। भले ही यूनलान संप्रदाय की हैसियत इस छोटे से ज़्यामा साम्राज्य में सबसे ऊपर हो, लेकिन अगर पूरे नॉर्थ वेस्ट रीजन की बात करें, तो हम एक प्रथम श्रेणी की ताकत भी नहीं है। और अगर इसकी तुलना उन महाबलवानों से भरे सेंट्रल प्लेन्स से करें, तो हमारी कोई औकात ही नहीं है। इसलिए मेरी यह बात हमेशा गांठ बांध कर रखना, कभी भी बिना वजह संप्रदाय के लिए बेवजह के दुश्मन खड़े मत करना। श्याओ परिवार जैसा एक छोटा कबीला, जिसकी हमारे यूनलान संप्रदाय से कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, अगर हम बस अपना काम करने का तरीका थोड़ा बदल दें, तो उन्हें दुश्मन बनने से रोका जा सकता है। तो फिर भला हम ऐसा क्यों ना करें? नालान यान एयर अपनी गुरु यूं युन की हर बात आंख बंद करके मानती थी। उसने बहुत ही आज्ञाकारी और भोलेपन से सिर हिलाया। मैं गुरुदेव की बात समझ गई हूं और आपकी ही आज्ञा का पालन करूंगी। यूं यून की आंखों में एक चतुर चमक कौंधी। उसने कहा,
मैंने सुना है कि श्याओ परिवार अब वूटान सिटी का सबसे पहला और शक्तिशाली कबीला बन चुका है और श्याओ यान की अभ्यास क्षमता भी वापस लौट आई है। अगर श्याओ यान अपनी पुरानी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ता है तो वह किसी भी तरह से हमारी जोड़ी के अयोग्य नहीं रहेगा। नल्लान यानेर ने अपनी पतली भौहें सिकोड़ी। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यूं युन ने धीरे से सिर हिलाया। ठीक है। नालान यानेर के जाने के बाद यूं युन भी अपनी ताकत बढ़ाने और संप्रदाय का विकास करने की योजना बनाने लगी। मूल कहानी के बारे में सोचते हुए उसके मन में थोड़ी लाचारी और निराशा छा गई। मूल कथा में मंत्र स्लैश तकनीक फेंजू के जरिए आगे बढ़कर दाऊदी बनने वाले रास्ते की चिंता तो उसे नहीं थी, लेकिन इस समय सबसे मुख्य बात यह थी कि वह अपने लिए विंड एट्रीब्यूट की एक ऐसी सड़क कैसे ढूंढे जो उसे पीक डो शेंग तक ले जा सके। जहां तक हुआ सेक्ट के अवसरों और खजानों की बात थी, अब जब उसके पास यह सिस्टम टास्क मौजूद था तो उसने वहां जाने का विचार त्याग दिया। यूं युन ने सिर हिलाया। लगता है मूल कहानी की जानकारी मेरे लिए कुछ खास मददगार साबित नहीं होने वाली। अब जब कोई साफ रास्ता नहीं दिख रहा है तो क्यों ना चलकर अमेथिस्ट विंग्ड लायन किंग का पर्पल स्पिरिट क्रिस्टल स्लैश अमेथिस्ट पहले ही छीन लिया जाए। अगर मैं इसे तय समय से कई साल पहले ही ले लूं तो श्याओ यान के साथ मेरा कोई आमना सामना ही नहीं होगा। कुछ दिनों बाद श्याओ परिवार द्वारा माइटर ऑक्शन हाउस से मंगवाई गई उच्च स्तरीय जड़ी बूटियां आ पहुंची। याओ चेन ने अपना बेमिसाल हुनर दिखाया और जड़ी बूटियों का एक भी तिनका बर्बाद किए बिना सफलतापूर्वक 5 पोलिंग पिल्स तैयार कर दी। शाओ यान ने उसी समय एक गोली निगल ली और सफलतापूर्वक डो लिंक के स्तर में प्रवेश कर गया। शाओ परिवार की ताकत में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी हुई और इसके साथ ही शाओ चेन के कबीला पदोन्नति कार्य की प्रगति बढ़कर 2/3 हो गई। उसी दिन एक के बाद एक दो खुशियां आईं। न केवल शाओ यान डोलिंग बना, बल्कि मित्र नीलामी घर से भी एक बड़ी खुशखबरी मिली। जिस श्वान लेवल हाई तकनीक की तलाश करने के लिए कहा गया था उसकी जानकारी मिल चुकी थी। वूतन शहर से 800 ली दूर स्थित युनशुआंग शहर के मित्र नीलामी घर में 5 दिनों के बाद एक फायर एट्रीब्यूट की श्वान लेवल हाई तकनीक की नीलामी होने वाली थी। शाओ जन तुरंत सेकंड एल्डर को साथ लेकर और अपने साथ 2 स्पिरिट ब्रेकिंग पिल्स रखकर युनशुआंग शहर के लिए रवाना हो गया। दूसरी ओर शाओ चेन भी हाल ही में शाओ परिवार के परिसर से बाहर निकले। निकलने से पहले वे विशेष रूप से लिंग यिंग से मिले और उससे कहा कि अगर शाओ परिवार पर कोई आंच आए तो वह आगे बढ़कर कबीले की रक्षा करे। आधे घंटे से भी कम समय में शाओ चेन वूतन शहर से निकलकर चिंगशान टाउन पहुंच गए। भले ही मूल कहानी में लिटिल डॉक्टर फेरी के बारे में विवरण बहुत ही आकर्षक था, लेकिन शाओ चेन का अनुमान था कि वह अभी बालिग भी नहीं हुई होगी। शाओ चेन को छोटी बच्चियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे चिंगशन टाउन के भीतर दाखिल तक नहीं हुए। उन्होंने सीधे अपनी सोल परसेप्शन का दायरा फैलाया और शहर के आसपास खोज शुरू कर दी। 3 दिनों की कड़ी तलाश के बाद शाओ चेन ने आखिरकार पहाड़ियों और घाटियों के बीच छुपी उस गुप्त खजाने की गुफा को खोज निकाला। वहां पहुंचकर उन्होंने सफलतापूर्वक 7 कलर पॉइजन स्क्रिप्चर ज्वान लेवल हाई कॉम्बैट स्किल, साउंड टाइप स्किल, श्वान लेवल हाई कॉम्बैट स्किल, वाइल्ड लाइन रोअर और साथ ही प्यूरिफाइंग लॉर्ड्स डेमन फ्लेम का एक नक्शे का टुकड़ा हासिल कर लिया। इस प्यूरिफाइंग लॉर्ड्स डेमन फ्लेम के नक्शे के टुकड़ों को इकट्ठा करने से भविष्य में उस पौराणिक और खौफनाक आग को अपने वश में करने में मदद मिलेगी। इसलिए शाओ चेन ने उसे बेहद सावधानी से संभाल कर रख लिया। जहां तक उन दोनों जुआन लेवल हाई कॉम्बैट स्किल्स का सवाल था, शाओ चेन ने उन्हें लापरवाही से अपनी इंटरनल स्टोरेज स्पेस में फेंक दिया ताकि वापस लौटने पर शाओ परिवार के कॉम्बैट स्किल्स पवेलियन में रख सकें, ताकि कबीले के सदस्य उनका अभ्यास कर सकें। शाओ चेन को सबसे ज्यादा उम्मीद और इंतजार इस आखिरी 7 कलर पॉइजन स्क्रिप्चर से ही था। सिस्टम, यह 7 कलर पॉइजन मैनुअल आखिरकार किस ग्रेड स्लैश स्तर की अभ्यास तकनीक है? सिस्टम उत्तर, इस 7 कलर पॉइजन मैनुअल की विशिष्टता और क्षमता को देखते हुए इसे मुश्किल से पॉइजन एट्रीब्यूट की स्टोन लेवल हाई तकनीक माना जा सकता है। शाओ चेन ने धीरे से सिर हिलाया। उन्होंने जल्द ही देखा कि तकनीकें इकट्ठा करने वाले सिस्टम टास्क की प्रगति बदलकर 12 में से 2 हो गई हैं। इसी समय अचानक सिस्टम की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। सिस्टम नोटिफिकेशन। सिस्टम ने वोफुल पॉइजन बॉडी की ऊर्जा को महसूस किया है। वूफुल पॉइजन बॉडी डोची महाद्वीप की सबसे शीर्ष और खौफनाक शारीरिक क्षमताओं में से एक है। अगर इसे इसके अनुकूल सही तकनीक मिल जाए तो इसमें डूडी के स्तर को भी छूने की असीमित क्षमता है। सिस्टम, कबीले का विकास केवल अपने खून के रिश्तेदारों तक सीमित नहीं होना चाहिए। असाधारण प्रतिभा वाले बाहरी सूरमाओं को कबीले में शामिल करने से भी परिवार की ताकत और भविष्य के विकास को भारी बढ़ावा मिलता है। नया मिशन, वूफुल पॉइजन बॉडी की मालिक लिटिल डॉक्टर फेरी को अपनी डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में स्वीकार करें। इनाम 1, 3 साल की डोची कल्टीवेशन। इनाम 2, रैंक 2 पॉइजन पिल, 7 स्टेप लाइफ लॉकिंग पिल और उसकी गुप्त रेसिपी। विशेषता, इस जहरीली गोली को निगलने के बाद इंसान जैसे ही 7 कदम चलेगा उसकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो जाएगी। शाओ चेन ने मिशन के इन इनामों को देखा और मन ही मन चुटकी ली। इस बार का मिशन इनाम के मामले में थोड़ा कंजूस लग रहा है। पर खैर, लिटिल डॉक्टर फेरी केवल 2 ही जगहों पर मिल सकती है। लगता है आखिरकार मुझे चिंगशन टाउन जाना ही पड़ेगा। शाओ चेन उस गुप्त गुफा में ज्यादा देर नहीं रुके। वे हवा को चीरते हुए सीधे कैनियान टाउन की दिशा में उड़ चले। ज्यादा वक्त नहीं बीता कि वे कैनियान टाउन की सीमाओं में दाखिल हो गए। अपनी शक्तिशाली आत्मा शक्ति का एक झटका फैलाते ही उन्हें तुरंत वान्याओ हॉल की सटीक जगह मिल गई। जैसे ही वे वान्याओ हॉल के भीतर दाखिल हुए, एक छोटा नौकर दौड़ता हुआ शाओ चेन के पास आया। श्रीमान सीनियर, स्वागत है। आपको किस चीज की जरूरत है? शाओ चेन ने कहा, मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। नौकर ने गर्व से अपनी छाती ठोकी। किसी को ढूंढना है? तो आप सही इंसान से पूछ रहे हैं। वान्याओ हॉल में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे मैं न जानता हूं। शाओ चेन ने सिर हिलाया।
क्या लिटिल डॉक्टर फेरी यहाँ वानियाओ हॉल में मौजूद है? अरे, तो आप लिटिल डॉक्टर फेरी को ढूंढ रहे हैं। पर सच कहूं तो आपकी किस्मत थोड़ी खराब है। वे कुछ ही दिन पहले छुट्टी लेकर गई हैं और पूरे 1 महीने की लंबी छुट्टी ली है। मैं देख रहा था कि वे काफी समय से 9 स्टार डोची पर अटकी हुई थीं। इतनी लंबी छुट्टी ली है तो जरूर किसी शांत जगह जाकर डोजे के स्तर में ब्रेक थ्रू करने गई होंगी। नौकर बिना रुके बोलता ही जा रहा था। उस नौकर ने यह जानने की भी हिम्मत नहीं उठाई कि श्याओ चेन लिटिल डॉक्टर फेरी के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे, और बिना कुछ सोचे समझे उसने सारी जानकारी श्याओ चेन के सामने उगल दी। पूरी बात बताने के बाद वह उम्मीद भरी नजरों से शाओ चेन की तरफ देखने लगा। शाओ चेन ने अपनी स्पेशल रिंग से 10 सोने के सिक्के निकाले और उसकी तरफ फेंक दिए, फिर मुड़कर जाने लगे। सोने के सिक्के देखते ही नौकर की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से सिक्के अपनी जेब में ठूंस लिए, मानो डर रहा हो कि कोई और उन्हें छीन न ले। शाओ चेन की इतनी बड़ी दरियादिली देखकर उसने जाते हुए शाओ चेन की पीठ की ओर ऊंची आवाज में कहा, श्रीमान सीनियर, क्या आप अपना नाम बताते जाएंगे, ताकि जब लिटिल डॉक्टर फेरी छुट्टी से वापस आई तो मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा सकूं। शाओ चेन ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जरूरत नहीं है, मुझे अब पता चल चुका है कि वह कहां मिलेगी। अगर वह वानिया हॉल में नहीं थी तो जाहिर है कि वह मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराइयों में छिपी उसी छोटी सी शांत घाटी में होगी। नौकर श्याओ चेन को जाते हुए देखता रहा और मन ही मन बुदबुदाया, अजीब इंसान है। अभी एक पल पहले तक तो लिटिल डॉक्टर फेरी का पता पूछ रहा था और अब खुद ही कह रहा है कि उसे पता है। सचमुच कितना सिर फिरा बंदा है। लेकिन अपनी जेब में रखे भारी सिक्कों का एहसास होते ही उसका मूड बढ़िया हो गया और वह उस सिर फिरे इंसान को भूलकर गुनगुनाते हुए अगले ग्राहक का इंतजार करने लगा। वानियाओ हॉल से थोड़ी ही दूरी पर अभी अभी वानियाओ हॉल से निराश होकर निकला मूली, जैसे ही उसने धुंधला सा सुना कि वानियाओ हॉल के अंदर कोई इंसान लिटिल डॉक्टर फेरी का ठिकाना जानता है, वह तुरंत उल्टे पांव दौड़ा और हॉल के अंदर जा घुसा। लिटिल डॉक्टर फेरी कहाँ है? नौकर ने जैसे ही मूली को अंदर झपटते देखा, वह तुरंत चापलूसी करते हुए आगे बढ़ा। मूली यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? मूली ने सीधे उसका कॉलर पकड़कर हवा में उठा लिया। तूने अभी मुझसे कहा था कि लिटिल डॉक्टर फेरी छुट्टी पर है और तुझे नहीं पता कि वो कहाँ गई है। लेकिन अभी अभी मैंने सुना कि कोई उसका पता जानता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे झूठ बोले। जीना नहीं चाहता क्या? मूली की खूंखार और जहरीली नजरों को देखकर नौकर की टांगें डर के मारे कांपने लगीं। मू, मूली यंग मास्टर, यह बहुत बड़ी गलतफहमी है। मैंने आपसे जरा भी झूठ नहीं बोला। पूरे वाणियाओं हॉल में कोई नहीं जानता कि लिटिल डॉक्टर फेरी कहाँ गई है। अभी अभी एक आदमी आया था जो उनका पता पूछ रहा था। आते वक्त तो उसे कुछ नहीं पता था, लेकिन जाते जाते अचानक कहने लगा कि उसे पता चल गया है। आप ही बताइए, वह कितना अजीब इंसान था। मूली ने खींचकर और अधीर होकर कहा, वह बंदा कहाँ है? वह अभी बस कुछ ही देर पहले वानियाओ हॉल से बाहर निकला है। काले रंग के कपड़े पहने था और उम्र कोई 30 साल के आसपास होगी। अगर आप अभी बाहर जाएंगे तो पक्का उसे पकड़ लेंगे। चल निकल। मूली ने नौकर को जमीन पर पटक दिया और अपने 2 आदमियों के साथ तुरंत वानियाओ हॉल के बाहर दौड़ लगा दी। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसने सचमुच थोड़ी दूरी पर एक काले कपड़ों वाले आदमी श्याओ चेन को पैदल आगे बढ़ते देखा। रुको। मूली ने जोर से आवाज लगाई और अपने दोनों साथियों को लेकर तुरंत श्याओ चेन की तरफ दौड़ा। लेकिन उन्हें जल्द ही यह एहसास हुआ कि वह काले कपड़ों वाला आदमी भले ही बहुत धीमी चाल से चल रहा था, पर उसकी रफ्तार उनकी भागने की गति से जरा भी कम नहीं थी। वे तीनों जितनी भी कोशिश करके अपनी गति बढ़ाते, श्याओ चेन और उनके बीच की दूरी रत्ती भर भी कम नहीं हो पा रही थी। देखते ही देखते वे तीनों असहाय होकर श्याओ चेन को भीड़ में ओझल होते देखते रह गए। तीनों हाँफते हुए अपनी जगह पर रुक गए। यंग मास्टर, वह आदमी बड़ा ही अजीब और रहस्यमयी है। कहीं वो कोई बहुत बड़ा मास्टर तो नहीं? चेले की आवाज में साफ झलकती घबराहट को सुनकर मूली की आंखें ठंडी और जहरीली हो गईं। मुझे उसकी ओर से कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। उसकी ताकत किसी भी हाल में मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि उसने जो इतनी आसानी से हमें चकमा दिया, उसकी वजह कोई अजीब और रहस्यमयी हाई लेवल एगिलिटी स्लैश मूवमेंट टेक्निक है। फौरन वापस चलो और लोगों को उसके ठिकाने का पता लगाने में लगाओ। हमें न केवल उसके मुंह से लिटिल डॉक्टर फेरी का पता उगलवाना है, बल्कि जो उच्च स्तरीय मूवमेंट स्किल उसके पास है, वह भी मुझे हर हाल में चाहिए। मूली की आंखों में लालच की एक खौफनाक चमक कौंध गई। पीछे खड़े चेले एक साथ बोले, जी मालिक। दूसरी ओर शाओ चेन को भी अपने पीछे आ रहे उन तीनों का एहसास हो गया था। लेकिन वे कोई बेवजह खून खराबा करने वाले सनकी इंसान नहीं थे। वे तो बस 3 मामूली डोजे थे। आज अलग होने के बाद शायद जिंदगी में कभी दोबारा उनका आमना सामना भी ना होता। इसलिए ऐसे तुच्छ लोगों पर अपना कीमती वक्त बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। जब तक वे खुद आगे बढ़कर शेरों की मांद में पैर न रख दें और अपनी मौत को न बुलावा दे दें, तब तक शाओ चेन उन्हें खत्म करने की जहमत भी नहीं उठाना चाहते थे। साथ ही शाओ चेन लोगों का बेवजह ध्यान भी नहीं खींचना चाहते थे। इसलिए जैसे ही वे कैन्यान टाउन की सीमाओं से बाहर निकले और आसपास कोई इंसान नहीं दिखा, वे तुरंत हवा को चीरते हुए सीधे आसमान की ओर उड़ चले। मूल कथा के विवरण के अनुसार लिटिल डॉक्टर फेरी जिस घाटी में ठहरी थी, वह पूरी तरह से घने बादलों और कोहरे से ढकी हुई थी। साथ ही उस घाटी के भीतर हेवन एंड अर्थ ची का घनत्व भी असाधारण रूप से बहुत अधिक था। जो जगह इन दोनों शर्तों पर पूरी तरह खरी उतरती थी, ऐसी जगहें शायद ज्यादा नहीं होंगी। इसलिए इसे खोजना थोड़ा आसान ही रहेगा। मैजिकल बीस्ट माउंटेन रेंज की गहराइयों में दाखिल होने के बाद शाओ चेन के मन में कोई झिझक नहीं रही। उन्होंने उस घाटी को खोजने के लिए अपनी पूरी आत्मा शक्ति को पूरी तरह से आजाद कर दिया। अपनी आत्मा शक्ति की गहराई से वे रास्ते में घने कोहरे से ढकी कई घाटियों को महसूस कर पा रहे थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर घाटियों का माहौल बाहर जैसा ही था। कुछ भी खास या अनोखा नहीं था। शाओ चेन ने मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के अंदरूनी हिस्सों से एक एक कोने को छांटना शुरू किया।
आखिरकार आधा दिन बीतने के बाद उनकी आंखों में खुशी की चमक तैर गई। इतनी सघन और हेवन एंड अर्थ छी। चलो चलकर वहीं देखते हैं। शाओ चेन का शरीर रोशनी की एक लकीर में बदला और वे सीधे उस छोटी सी घाटी की ओर उड़ चले। उस छोटी सी घाटी के भीतर प्राकृतिक ऊर्जा का घनत्व इतना ज्यादा था कि शाओ चेन के डू जोंग क्लोन की अभ्यास गति भी कई गुना बढ़ सकती थी। घाटी के भीतर तरह तरह के नायाब और दुर्लभ पेड़ पौधे और जड़ी बूटियां खिली हुई थीं, जिनसे जीवन की एक जबरदस्त ताजगी और ऊर्जा महक रही थी। घाटी के केंद्र की ओर देखने पर वहां एक छोटी सी फूस की झोपड़ी खड़ी दिखाई दी। यही जगह होनी चाहिए। शाओ चेन ने उस झोपड़ी की तरफ देखा। वे अभी सोच ही रहे थे कि बातचीत की शुरुआत कैसे करें, तभी झोपड़ी के भीतर से एक कम उम्र की लड़की की तड़प भरी कराह सुनाई दी। शाओ चेन का शरीर पलक झपकते ही झोपड़ी के दरवाजे के ठीक सामने आ पहुंचा। लेकिन इसी पल शाओ चेन के मन में लिटिल डॉक्टर फेरी के दर्दनाक अतीत और संघर्ष का ख्याल आया। उन्होंने दरवाजा खोलने के लिए बढ़े अपने हाथ को रोक लिया। थोड़ी झिझक के बाद शाओ चेन ने आत्मा शक्ति के जरिए अंदर का जायजा लेने का फैसला किया। जैसे ही उनकी आत्मा शक्ति झोपड़ी के भीतर दाखिल हुई, उन्हें तुरंत पूरे कमरे में हल्का हल्का टॉक्सिक मिस्ट फैला हुआ महसूस हुआ। सफेद रंग का पोशाक पहने एक युवती जमीन पर पड़ी तड़प रही थी और दर्द से जूझ रही थी। लिटिल डॉक्टर फेरी ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ मेज पर रखी जहर की शीशी की तरफ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां उस चीनी मिट्टी की बोतल को छूने ही वाली थीं, उसने अपनी जबरदस्त आत्मशक्ति से अपने आगे बढ़ते हाथ को रोक लिया। साफ दिख रहा था कि वह खुद उस जहर का सेवन नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेज पर रखी वह जहर की बोतल उसके शरीर के लिए किसी बेमिसाल और सम्मोहक दावत की तरह काम कर रही थी। उसे अपनी ओर खींच रही थी और वह खुद को रोक पाने में असमर्थ महसूस कर रही थी। दरवाजे के बाहर खड़े शाओ चेन ने आहिस्ते से सांस छोड़ी और धीरे से दरवाजा धकेलकर अंदर दाखिल हुए। कौन? लिटिल डॉक्टर फेरी ने जैसे ही दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसने तुरंत अपने शरीर के असहनीय दर्द को जबरदस्ती दबाया और अपनी सतर्क व चौकन्नी नजरों से दरवाजे की तरफ देखा। उसका एक छोटा सा हाथ कमर के पीछे बंधे थैले पर टिक गया, ताकि वक्त आने पर वह तुरंत उस थैले में रखा जहर दुश्मन की तरफ फेंक सके। मैं एक भला इंसान हूं, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। शाओ चेन उस मेज की ओर बढ़ने लगे जहां जहर की शीशी रखी हुई थी। भला कौन सच्चा इंसान खुद को भला इंसान कहता है? लिटिल डॉक्टर फेरी को उनकी बात पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। उसने तुरंत चीखकर चेतावनी दी, वहीं रुक जाओ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देखने के बाद भी कि श्याओ चेन के कदम नहीं रुके, उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना छोटा सा हाथ लहराया और हरे रंग का जहरीला पाउडर उनकी तरफ फेंक दिया। जैसे ही श्याओ चेन का शरीर उस जहरीले पाउडर से बने घने धुएं में समा गया, उसने थोड़ी राहत की सांस ली। लेकिन अगले ही पल उस जहरीले कोहरे के बीच से खांसने की हल्की सी आवाज आई। श्याओ चेन ने अपनी डो ची से भरे हाथ को हवा में झलाया। कमरे के अंदर एक जबरदस्त आंधी सी चली और सारा जहरीला धुआं पलक झपकते ही हवा में उड़कर गायब हो गया। हाँ हाँ, नन्ही बच्ची, तुम्हारा बनाया यह जहरीला पाउडर जहरीला तो खास नहीं है, लेकिन गले में धंसता बहुत जोर से है। यह जुमला किसी पेशेवर विष शास्त्र के लिए सबसे बड़ी तौहीन होती। खैर, शुक्र था कि इस वक्त की लिटिल डॉक्टर फेरी अभी पूरी तरह से पॉइजन मास्टर नहीं बनी थी, इसलिए उसे इस बात का बुरा नहीं लगा। लेकिन उसकी सतर्कता अब अपने चरम स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसका सबसे घातक जहर भी इस इंसान पर बेअसर रहा था। इस आदमी की ताकत यकीनन उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा थी। अभी वह कुछ और सोच भी ना पाई थी कि उसके शरीर में दर्द की एक और खौफनाक लहर उठी। उसके मुंह से दर्द भरी कराह निकल गई और वह बेबस होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसके बावजूद उसकी नजरों ने शाओ चेन का पीछा नहीं छोड़ा। वह बिना पलक झपकाए उन्हें घूरती रही। उसने अपनी पतली पतली बाहों के सहारे शरीर को थोड़ा उठाया। उसका नन्हा सा चेहरा दर्द से ऐंठ रहा था। तुम तुम आखिरकार हो कौन, और मेरे घर में इस तरह जबरन क्यों घुसे हो? तड़पती हुई लिटिल डॉक्टर फेरी को देखकर शाओ चेन के दिल में हमदर्दी जग उठी। उन्होंने उसके सवाल का सीधा जवाब न देकर मेज पर रखी जहर की शीशी उठा ली। अगर तुम इस शीशी का जहर पी लोगी, तो तुम्हारे शरीर का यह दर्द पल भर में गायब हो जाएगा। इतना ही नहीं, तुम बड़ी आसानी से डोजे के स्तर में प्रवेश भी कर जाओगी। वरना यह भयानक दर्द हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारी कल्टीवेशन रेलम भी यहीं रुक जाएगी, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेगी। क्या तुम सचमुच जिंदगी भर इस असहनीय दर्द को सहना चाहती हो और अपनी ताकत को यहीं रोक देना चाहती हो? ये बात किसी शैतानी बहकावे की तरह गूंज रही थी। लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखें शाओ चेन के हाथ में रखी चीनी मिट्टी की शीशी पर टिक गईं। वह चाहकर भी अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। उसकी बची कुची समझदारी ने उसके शरीर को थाम रखा था। उसके गले की गहराई से दबी हुई आवाज निकली, मैंने पहले भी एक बार जहर खाया था। आह, उस एक बार के बाद मुझे इसकी ऐसी लत लग गई जैसे कोई नशा हो। अब जब भी मैं जहर देखती हूं तो मेरा मन उसे चखने के लिए मचलने लगता है। जहर के सम्मोहन में जकड़ी उसकी आंखों से खामोश आंसू छलक पड़े। लेकिन मेरा सपना तो एक डॉक्टर, यहाँ तक कि एक पेल अल्केमिस्ट बनने का है। अगर मैंने खुद पर काबू नहीं रखा और जहर का सेवन जारी रखा, तो मेरे पास कभी मौका नहीं रहेगा और अंत में मैं वही बन जाऊंगी जिससे पूरी दुनिया नफरत करती है, एक घृणित पॉइजन मास्टर। उसके ये शब्द किसी के भी दिल को पिघला देने और दुखी कर देने वाले थे। आपने एक हल्की सी सांस भरी और जहर की शीशी हाथ में लिए धीरे धीरे उसके करीब बढ़े। लिटिल डॉक्टर फेरी का खुद पर से नियंत्रण लगभग छूटने ही वाला था। वह आपकी ओर देखकर चीखी, तुम तुम मेरे पास मत आओ। आप वहीं रुक गए। अगर मैं तुमसे कहूं कि भले ही तुम एक पॉइजन मास्टर बन जाओ, तब भी मैं तुम्हें एक अल्केमिस्ट बना सकता हूं। तो उसकी आंसू भरी आंखों में अचानक एक चमक कौंधी और उसकी नजरें आखिरकार उस जहर की बोतल से हटकर आपकी तरफ उठी। क्या क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? बिल्कुल सच है।
ये देखकर कि उसका दिल पिघल रहा है लेकिन मन में अब भी शक है, आपने वो बोतल सीधे उसके सामने बढ़ा दी। जो लिटिल डॉक्टर फेरी अभी थोड़ा हिचकिचा रही थी, उस बोतल से निकलती बेहद सम्मोहक महक सूंघते ही उसकी बची कुची समझदारी की आखिरी डोर भी टूट गई। उसने एक झटके में बोतल छीनी और पूरा जहर अपने मुंह में ढाल लिया। जैसे ही जहर उसके शरीर के भीतर गया, उसकी देह का असहनीय दर्द किसी लहर की तरह गायब हो गया। उसका मासूम और खूबसूरत चेहरा देखते ही देखते फिर से खिल उठा और उसमें लाली लौट आई। उसकी ऑरा तेजी से ऊपर उठने लगी और एक स्टार दूजे के पीक पर पहुंचकर स्थिर हो गई। जैसे ही शरीर के भीतर डो ची की हलचल शांत हुई, लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपनी आंखें खोली। आपकी ओर देखती उसकी नजरों में अब भी सतर्कता बाकी थी। श्रीमान सीनियर, आप आखिरकार कौन हैं और मेरे घर में इस तरह क्यों घुसे? हालांकि उसके शब्दों में अब सतर्कता के साथ साथ थोड़ा आदर और भय भी आ चुका था। मैं, ये बुजुर्ग, यहां से गुजर रहा था, तभी मुझे वूफुल पॉइजन बॉडी की ऊर्जा महसूस हुई। आपने तुरंत 7 कलर पॉइजन मैनुअल उसकी ओर बढ़ा दिया ताकि वह इसे पढ़ती भी रहे और साथ ही साथ आपकी व्याख्या भी सुनती रहे। वूफुल पॉइजन बॉडी खतरनाक जहर को अपने भीतर सोखकर उसे पॉइजन एट्रीब्यूट डोची में बदलकर अपनी ताकत बढ़ा सकती है। अगर तुम इस 7 कलर पॉइजन मैनुअल में लिखे तरीकों से अभ्यास करोगी तो बिना किसी रुकावट या बाधा के सीधे डो झोंक के स्तर तक पहुंच सकती हो। क्या? लिटिल डॉक्टर फेरी के मासूम चेहरे पर अविश्वास की लकीरें उभर आईं। जियामा साम्राज्य में डो हुआंग स्तर के शूरवीर भी उंगलियों पर गिने चुने थे। डो झोंग तो एक ऐसा स्तर था जिसके बारे में सोचना भी उसकी कल्पना से बाहर था। आप आप जो कह रहे हैं क्या वह सच है? क्या मेरी शारीरिक क्षमता सचमुच मुझे एक डो जोंग योद्धा बना सकती है? बिल्कुल सच है। तभी आपकी बात का लहजा बदल गया। लेकिन भले ही वूफुल पॉइजन बॉडी में कोई रुकावट ना आती हो, पर इसके साइड इफेक्ट्स बेहद खौफनाक और जानलेवा हैं। लगातार झर खाकर अपनी डो ची बढ़ाने से एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारा शरीर इस जहर का बोझ सहन नहीं कर पाएगा। उस दिन तुम्हारे ही शरीर का खतरनाक जहर पलटकर तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसकी आंखों से अभी अभी आई खुशी और हैरानी का नामो निशान गायब हो गया। 7 कलर पॉइजन मैनुअल में लिखे विवरण से उसने ये पूरी तरह पुष्टि कर ली कि वह खुद ही वूफुल पॉइजन बॉडी की मालिक है। अगर इस इंसान श्याओ चेन की बात सच थी, तो उसका अंत यकीनन खुद को तबाह करने वाले इसी आत्मघाती रास्ते पर होना तय था। क्या क्या यही मेरी किस्मत है? उसे पल भर में पूरी तरह टूटकर निराश और हताश होते देखकर आपने उसे और ज्यादा झटका देने की हिम्मत नहीं की। बेशक ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई समाधान या उपाय ना हो। सौभाग्य से मुझे इसका तरीका पता है। अभी आपकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखें उम्मीद से चमक उठीं। वह धड़ाम से घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी। आपके यहाँ आने के बाद से आपने उसके प्रति कभी कोई दुश्मनी, नफरत या घृणा नहीं दिखाई थी। ऐसे में वह भला इस बात का अंदाजा क्यों ना लगा पाती कि इस शक्तिशाली इंसान के मन में क्या चल रहा है? कृपया मुझे अपनी डिसाइपल के रूप में स्वीकार करें, मास्टर। उसकी इस फुर्तीली हरकत को देखकर आप पल भर के लिए चकित रह गए और मन ही मन उसकी अक्लमंदी व समझदारी की तारीफ करने लगे। वैसे भी सिस्टम टास्कमंद का मकसद यही था कि आप उसे अपनी शिष्य बनाएं, लेकिन उसे खुद इतने उत्साह और पहल के साथ झुकते देखकर आपके दिल को बेहद सुकून और खुशी महसूस हुई। आहा, बहुत बढ़िया। आज से मैं तुम्हें अपनी पहली पर्सनल डिसिपल के रूप में स्वीकार करता हूं। लिटिल डॉक्टर फेरी बेहद समझदार थी। उसने तुरंत अपना माथा जमीन से टिकाकर श्रद्धा से प्रणाम किया। मास्टर ऊपर विराजमान है, कृपया अपनी इस शिष्या का प्रणाम स्वीकार करें। आप अपने सामने झुकी इस नन्ही बच्ची से और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए। शाबाश, शाबाश। मेरी प्यारी शिष्या, जल्दी उठो। अब जब तुमने मुझे अपना गुरु मान लिया है, तो तुम्हारा यह मास्टर तुम्हें वचन देता है, डोझोंग तुम्हारा अंत नहीं होगा, यह तो बस तुम्हारी शुरुआत होगी। अगर आप मुझे डोझुन के स्तर तक भी पहुंचा दें, तो आपकी शिष्या पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगी। भले ही मैं डोझुन न बन पाऊं, फिर भी मैं जिंदगी भर आपकी सेवा अपने सगे पिता की तरह करूंगी। आपने हाथ हिलाते हुए हंसकर कहा, तुम्हारा मास्टर अभी अपनी जवानी के दौर में है, मुझे अभी से इस तरह सेवा करवाने की कोई जरूरत नहीं है। खैर, सबसे पहले तुम्हारा मास्टर तुम्हारे लिए एक छोटा सा लक्ष्य तय करता है। कैसा लक्ष्य? उसने अपनी मासूम बड़ी बड़ी आंखें झपकाते हुए पूछा। पहले डॉडी के स्तर तक ब्रेक थ्रू करो। ये सुनते ही लिटिल डॉक्टर फेरी अपनी आंखें घुमाए बिना न रह सकी, आंखें मटका दी। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था मानो कह रही हो, मास्टर, क्या आप मजाक कर रहे हो? थोड़ा गंभीर हो जाओ ना। उसकी इस प्रतिक्रिया को देखकर आपने मुस्कुराते हुए अभी अभी इनाम में मिली 7 स्टेप लाइफ लॉकिंग पिल निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। जैसे ही वह जहरीली गोली सामने आई, लिटिल डॉक्टर फेरी की नजरें उस पर पूरी तरह जम गईं। एक बेहद शक्तिशाली आकर्षण बल उसके शरीर को खींचकर उस गोली पर झपटने के लिए मजबूर कर रहा था। शुक्र था कि उसने अभी अभी जहर खाया था, इसलिए वह अपनी इस हवस और इच्छा को पूरी तरह काबू में रख सकी। फिर भी वह अपना थूक घोंटने से खुद को न रोक सकी। मास्टर, ये कौन सी दवा है? ये तो बेहद खौफनाक हद तक जहरीली लग रही है। उसकी इस बेबस और टकटकी बांधे देखने वाली सूरत को देखकर आपके होठों पर मुस्कान आ गई। यह एक रैंक 2 पॉइजन पिल है, 7 स्टेप लाइफ लॉकिंग पिल। इसका जहर इतना तेज और घातक है कि यह पलक झपकते ही एक डॉशी योद्धा को तड़पाकर मार सकता है। हालांकि इसके जहर का असर कदम दर कदम धीमे से तेज होता है, जो इस समय तुम्हारी कल्टीवेशन रेल्म को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इस जहरीली गोली को तुम अपने मास्टर की ओर से मास्टर डिसिपल गिफ्ट के रूप में स्वीकार करो। लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखें चमक उठीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर। उसने जहरीली गोली अपने हाथ में ली और खुशी खुशी कुछ देर उससे खेलती रही।
फिर अपनी पानी भरी मासूम आंखों से आपकी ओर देखकर पूछा, मास्टर, क्या मैं इसे अभी खा सकती हूँ? हाँ, खा लो, तुम्हारा मास्टर तुम्हारी प्रोटेक्टर के लिए यहीं मौजूद है। उसने खुशी-खुशी सिर हिलाया और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली निगलकर झर के असर होने का इंतजार करने लगी। लेकिन कुछ देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई एहसास नहीं हुआ, मानो उसने जहर नहीं, बल्कि मीठी गोली खा ली हो। उसने उलझन भरी नजरों से आपकी तरफ देखा। मास्टर, क्या यह कोई धीमा असर करने वाला जहर है? यह 7 स्टेप लाइफ लॉकिंग पिल है। इसके जहर का असर तो चलने, कदम बढ़ाने से शुरू होता है। इसे निगलने के बाद जैसे ही तुम एक कदम आगे बढ़ाओगी, जहर का पहला स्तर उभरेगा। 7 कदम चलने के बाद यह पूरी तरह से विस्फोट की तरफ फैलेगा। तुम्हारी वुफुल पॉइजन बॉडी अभी-अभी जगी है। जहर को सोखने की तुम्हारी क्षमता इतनी नहीं है कि इसे एक बार में ही पचा सके। इसलिए एक-एक कदम करके धीरे-धीरे आगे बढ़ो। जी, मास्टर। लिटिल डॉक्टर फेरी ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह सिर हिलाया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी पतली सी टांग को धीरे से आगे बढ़ाकर स्टेप 1 रखा। जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, जहर का असर शरीर में फैला। लेकिन उसके शरीर में जहर चढ़ने का कोई लक्षण नहीं दिखा, बल्कि इसके विपरीत उसके शरीर के भीतर की डोची बेतहाशा और तूफानी गति से बढ़ने लगी। एक जबरदस्त बूम के साथ उसकी अभ्यास सीमा बढ़कर 2 स्टार डू जे में प्रवेश कर गई। उसकी बढ़ती हुई ऊर्जा यहीं नहीं रुकी। 2 स्टार शुरुआती, मध्य और फिर उच्च स्तर से होती हुई 2 स्टार के शिखर पर जाकर स्थिर हुई। केवल एक कदम और अभ्यास सीमा सीधे एक पूरा स्तर ऊपर चढ़ गई। लिटिल डॉक्टर फेरी का मासूम चेहरा खुशी और उत्तेजना के मारे सुर्ख लाल हो गया। उसने तुरंत दूसरा कदम आगे बढ़ा दिया। उसका शरीर एक बार फिर गूंज उठा। उसने एक और सीमा तोड़ दी। 3 स्टार डॉज है। बार बार ब्रेक थ्रू करके लगातार ताकतवर बनने का यह एहसास उसे पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कर रहा था। जैसे ही डो ची का बढ़ना रुकता, वह तुरंत अगला कदम बढ़ा देती। पहला सांस 4 स्टार डोजे, दूसरा सांस 5 स्टार ड्यूजे, तीसरा सांस 6 स्टार दूजे, चौथा सांस 7 स्टार दूजे, पांचवा सांस 8 स्टार दूजे। पूरे 7 कदम चलते ही उसकी अभ्यास सीमा सीधे छलांग लगाकर 8 स्टार डोजे तक पहुंच गई। अगर डोची महाद्वीप के सबसे शीर्ष और महान प्रतिभा वाले सूरमा भी इस दृश्य को देख लेते, तो वे भी उसके सामने पूरी तरह फीके पड़ जाते। लिटिल डॉक्टर फेरी के चेहरे पर खुशी और रोमांच का ठिकाना नहीं रहा। महज एक ही दिन के भीतर 9 डुआन 2 की से बढ़कर सीधे 8 स्टार 2 जय बन जाना। अगर कैनियान टाउन की बात करें तो इससे केवल 1 स्टार और ऊपर होते ही इंसान वुल्फ हेड मर्सनरी ग्रुप का वाइस कैप्टन बनने के लायक हो जाता था। और यह सारा जादुई बदलाव केवल मास्टर से मिलने के बाद ही मुमकिन हुआ था। दिल की उत्तेजना को दबाते हुए उसने बेहद श्रद्धा और आदर के साथ आपके सामने झुककर प्रणाम किया। आपकी शिष्या इस जहरीली गोली के उपहार के लिए मास्टर का कोटि-कोटि धन्यवाद करती है। इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी एकमात्र शिष्य हो, तो जाहिर है कि तुम्हारा मास्टर तुमसे अपनी सगी संतान जैसा ही प्यार और स्नेह रखेगा। ये बात सुनते ही लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखों में आपके प्रति आत्मीयता और नजदीकी का भाव और भी गहरा हो गया। उस नन्ही बच्ची की ऐसी भावुक और गहरी नजरों की ताब न लाते हुए आप थोड़े असहज हो गए। शाबाश, मेरी प्यारी शिष्या। अब ये बताओ कि आगे का तुम्हारा क्या इरादा है? अपने मास्टर के साथ चलना चाहती हो या खुद अकेले घूमकर अनुभव हासिल करना चाहती हो? मैं मास्टर के साथ ही चलना चाहती हूँ, उसने बिना एक पल की हिचकिचाहट के जवाब दिया। बचपन से लेकर आज तक मैं जहां भी गई, हर किसी ने मुझे दुत्कारा और नफरत ही दी। भले ही चिंगशन टाउन के वानियाओ हॉल में बहुत से लोग मुझे पसंद करते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे मेरे असली रूप से अनजान हैं। जिस दिन उन्हें मेरी इस वोफुल पॉइजन बॉडी का पता चलेगा, वे मुझसे कभी प्यार नहीं करेंगे और न ही मुझे अपना दोस्त मानेंगे। आज मुझे मास्टर का साथ और भरोसा मिला है, तो आपकी शिष्या हमेशा आपके ही साथ रहना चाहती है। मास्टर जहां जाएंगे, आपकी यह शिष्या भी वहीं जाएगी। यहां तक कहते-कहते वो थोड़ी शर्मिंदा हो गई। लेकिन कैन्यान टाउन में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मेरी मदद की थी। आपकी शिष्या जाने से पहले एक बार उनसे मिलकर अलविदा कहना चाहती है। बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। आपने सिर हिलाते हुए सहमति जताई। बाहर देखा तो अंधेरा छा चुका था। आज काफी देर हो चुकी है, कल सुबह जाना भी ठीक रहेगा। लिटिल डॉक्टर फेरी ने आज्ञाकारी बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाया। तभी अचानक उसके पेट से चूहे कूदने, घुड़घुड़ाहट की आवाज आई, जिससे वह झेंप गई। मास्टर, आपने भी अभी तक खाना नहीं खाया होगा ना? मैं खाना बनाने जाती हूँ। ये हमारे गुरु शिष्य का पहला खाना होगा, तो आपकी शिष्या बहुत बढ़िया खाना बनाएगी। आपके कुछ बोलने से पहले ही वह अपनी जड़ी बूटियों की टोकरी उठाकर झोपड़ी से बाहर दौड़ गई। घाटी में कई दुर्लभ और अनोखी जड़ी बूटियां मौजूद थीं। आपने सोचा कि इतने सारे आध्यात्मिक पौधों से बना खाना यकीनन स्वादिष्ट ही होगा। आप भी धीरे धीरे उसके पीछे बाहर निकल आए। घाटी में जगह जगह झुककर जड़ी बूटियां तोड़ती हुई लिटिल डॉक्टर फेरी को देखकर आप पल भर के लिए ख्यालों में खो गए। खाना खाना सचमुच कितना पुराना और दूर का एहसास लगता है। आखिरी बार खाना खाए हुए भी 1000 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अपने मूल शरीर के बारे में सोचते हुए आपने बेबसी से मुस्कुराकर सिर झटका। यादों में लगभग सब कुछ केवल कल्टीवेशन से ही भरा पड़ा था। सिर्फ शुरुआती दिनों की यादों में खाना खाने के कुछ धुंधले पल मिल पाते थे। सचमुच ब्लू स्टार के उस लजीज खाने की बहुत याद आती है। आधे घंटे की भागदौड़ के बाद लिटिल डॉक्टर फेरी ने आपके सामने 4 सब्जियां और एक सूप लाकर सजा दिया। 1 स्टर फ्रीड अननोन स्पिरिट ग्रास, 2 किसी अज्ञात जड़ी बूटी का सलाद, 3 किसी अज्ञात दिव्य फल का रसीला व्यंजन, 4 भाप में पकी अज्ञात मछली, 5 और अंत में एक 7 रंगी मशरूम सूप। आपकी नजरें उस चमकीले और रंग बिरंगे मशरूम सूप पर जा टिकीं। आपके मन में तुरंत शंका उठी। इसे पीने के बाद ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे कटोरे में तैरते हुए 7 रंगों के बौने दिखाई देने लगे?
लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपने मास्टर के चेहरे के अजीब से भाव देखकर उलझन में पूछा, मास्टर, क्या मेरे बनाए खाने में कोई गड़बड़ है? आप होश में आए। नहीं, कोई समस्या नहीं है, बहुत सुंदर बनाया है। तारीफ सुनते ही लिटिल डॉक्टर फेरी का छोटा सा चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर तो आप जल्दी से खाकर बताइए कि यह कैसा बना है। हाँ, मैं चखता हूँ। आपने कांटा स्लैश चॉपस्टिक उठाई और सबसे पहले मछली का एक टुकड़ा चखा। स्वाद वाकई बेहतरीन था। सामग्रियां इतनी ताज़ा और बढ़िया थीं कि बिना किसी खास मसाले के भी खाना बहुत स्वादिष्ट लग रहा था। बस एक ही कमी थी, इसमें आपके अपने वतन का वह जाना पहचाना स्वाद नहीं था। लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपना मासूम चेहरा ऊपर उठाया और बेइंतहा खुशी के साथ मुस्कुराई। मास्टर, तारीफ के लिए धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया है तो थोड़ा और खाइए। मैं आपके लिए यह 7 कलर मशरूम सूप, 7 रंगी मशरूम सूप कटोरी में निकाल देती हूँ। अपनी शिष्या के हाथों से आदर और श्रद्धा से भरी सूप की कटोरी को देखकर आपने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे एक ही सांस में पी लिया। आखिरकार आपके इस डो झोंक क्लोन की ताकत इतनी थी कि अगर इसमें थोड़ा बहुत जहर होता भी तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। रात में गुरु और शिष्य दोनों में से कोई नहीं सोया। एक तो अभी अभी डूजे बनी थी और सीधे 8 स्टार डोची तक छलांग लगा चुकी थी, इसलिए खुशी और रोमांच के मारे उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना बिस्तर पर बैठकर डोची का अभ्यास ही कर लिया जाए। लेकिन आधे दिन तक जी तोड़ मेहनत करने के बाद जो नाम मात्र की डोची जमा हुई, वह जहर की एक सामान्य सी खुराक खाने से मिलने वाली ताकत के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इस बात ने लिटिल डॉक्टर फेरी के अभ्यास करने के सारे उत्साह पर पानी फेर दिया। उसने बेबसी से एक ठंडी सांस भरी। लगता है मैं सचमुच इस तरह सामान्य तरीके से डोची का अभ्यास करने के लायक नहीं हूं। इससे तो बेहतर है कि मैं ईमानदारी से जहर तैयार करने की कला सीखूं। इसके बाद लिटिल डॉक्टर फेरी 7 कलर पॉइजन मैनुअल के अध्ययन में पूरी तरह खो गई। दूसरी तरफ श्याओ चेन को एहसास हुआ कि यह छोटी सी घाटी कुछ खास और रहस्यमयी लग रही थी। हालांकि इसमें क्या अनोखी बात थी, ये वह फिलहाल समझ नहीं पा रहे थे। काश मेरा असली शरीर यहाँ होता। उसकी अपार शक्ति से यहाँ की किसी भी गड्ढा का तुरंत पता चल जाता। शाओ चेन के मुंह से भी एक हल्की सी सांस निकल गई। रात बीत गई। राबर ए 7 कलर पॉइजन मैनुअल का अध्ययन करने के बाद लिटिल डॉक्टर फेरी को काफी कुछ सीखने को मिला। दूसरी तरफ श्याओ चेन पूरी घाटी में चक्कर लगाते रहे, लेकिन उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा। सुबह सुबह लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपने उड़ने वाले दैत्य जीव ब्लू ईगल को बुलाया। ब्लू ईगल की पीठ पर बैठकर उसने श्याओ चेन की तरफ हाथ हिलाया। मास्टर, मैं चिंगशन टाउन जा रही हूँ। श्याओ चेन ने धीरे से सिर हिलाया। जाओ, आज तुम्हारे मास्टर को भी मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के घने जंगलों के अंदर जाना है। कम से कम आधा दिन या ज्यादा से ज्यादा एक दिन लगेगा। हम आज रात इसी घाटी में फिर मिलेंगे। लिटिल डॉक्टर फेरी ने सिर झुकाया। उसकी आंखों में थोड़ी चिंता छलक आई। ठीक है मास्टर, लेकिन मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के घने जंगलों में जाते वक्त अपना ख्याल रखिएगा और पूरी सावधानी बरतिएगा। श्याओ चेन ने पूरे आत्मविश्वास के साथ मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत मेरी प्यारी शिष्या। इस मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में ऐसा कोई भी मैजिकल बीस्ट नहीं है जो तुम्हारे मास्टर को जरा सा भी नुकसान पहुंचा सके। ठीक है मास्टर। लिटिल डॉक्टर फेरी थोड़ी बेबस और असहज महसूस कर रही थी। उसके ये मास्टर हर मामले में बेहतरीन थे, बस उनमें बड़ी बड़ी बातें, डींगे हाँकने की थोड़ी आदत थी। श्याओ चेन ने महसूस किया कि उनकी यह शिष्या अपने मास्टर की असली ताकत का बहुत गंभीर रूप से गलत आंकड़ा लगा रही थी, कम आंक रही थी। हालांकि अभी तक ऐसा कोई मौका नहीं आया था जहां वह अपनी असली ताकत दिखा सकें, इसलिए उन्होंने बात को वहीं खत्म करना ही ठीक समझा। जल्दी जाओ मेरी प्यारी शिष्या। श्याओ चेन ने लिटिल डॉक्टर फेरी को हाथ हिलाकर विदा किया, ठीक वैसे ही जैसे कोई पिता अपनी छोटी बेटी को विदा करता है। लिटिल डॉक्टर फेरी को ब्लू ईगल की पीठ पर बैठकर आसमान में ओझल होते देखने के बाद श्याओ चेन ने भी हवा पर कदम रखा और आसमान की ओर उड़ गए। वे मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के घने जंगलों के बीचों बीच पहुंचने के लिए उड़ने लगे ताकि अमेथिस्ट पिल्ड किंग से अमेथिस्ट बर्ड फ्लेम का एक लॉ स्लैश अंश मांग सकें। मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के पूर्वी हिस्से के राजा होने के नाते एमेथिस्ट पिल्ड किंग की गुफा को खोजना किसी खजाने की गुफा या छोटी घाटी की तुलना में बेहद आसान था। वे सीधे जंगलों की गहराई में बढ़ते चले गए। कुछ ही देर में उन्हें एक विशाल पहाड़ की दीवार दिखाई दी। उस पहाड़ के किनारे एक विशाल गुफा का मुहाना बना हुआ था। लगता है यही अमेथिस्ट पिल्ड किंग की गुफा है। लेकिन यहाँ आसपास इतना सन्नाटा क्यों है? एक भी निचले स्तर का दैत्य जीव, लो टियर मैजिकल बेस्ट नजर क्यों नहीं आ रहा? श्याओ चेन ने नीचे जंगलों की ओर देखा। उनके मन में थोड़ी अजीब सी शंका हुई। हालांकि अपनी आत्मा की संवेदी शक्ति से उन्हें गुफा के भीतर दो बेहद शक्तिशाली और भयानक ऑराज की मौजूदगी का एहसास हो चुका था। भले ही वे नहीं जानते थे कि दूसरी ऊर्जा किस दैत्य जीव की थी, लेकिन पूरे मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में उन्हें किसी का कोई डर नहीं था। उधर एमेथिस्ट पिल्ड किंग की गुफा के भीतर विशालकाय अमेथिस्ट पिल्ड किंग ने एक रैंक 5 मैजिकल बीस्ट की एक पूरी टांग उखाड़ ली थी। वह उसे अपने मुंह में दबाए हुए एक थोड़ी पतली और सुंदर मादा अमेथिस्ट लियोन के पास पहुंचा और बेहद चापलूसी भरे अंदाज में बोला, सुनो जी पत्नी, जरा मेरे इस कारिंदे की टांग का स्वाद चक्कर देखो। यह अभी अभी जवान होकर रैंक 5 मैजिकल बीस्ट बना है। इसका मांस बहुत ही मुलायम और ताजा होगा। अगर इस समय श्याओ चेन यह नजरा देख लेते तो उन्हें तुरंत सब समझ आ जाता। ये अमेथिस्ट पिल्ड किंग अपनी पत्नी को खुश करने और अपनी चापलूसी दिखाने के लिए अपने ही रैंक 5 के एक वफादार कारिंदे को मार कर ले आया था। यही वजह थी कि डर के मारे आसपास के सारे मैजिकल बीस्ट्स दूर भाग खड़े हुए थे। उस मादा शेरनी के मुंह से आलस से भरी एक जनाना आवाज निकली, यहां रख दो, ठीक है, हे। अमेथिस्ट पिल्ड किंग हंसा। उसने मुंह में दबी टांग नीचे रखी और लगे हाथ मादा शेरनी के शरीर से अपना शरीर रगड़कर लाड जताने लगा।
उसकी अय्यालों, गर्दन के बालों की चुभन से शायद मादा शेरनी को खुजली हुई। उस रैंक 5 की टांग का मजा ले रही मादा शेरनी ने चिढ़कर एक दुलत्ती मारी और अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग को दूर फेंक दिया। लेकिन अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग जरा भी बुरा न मानते हुए दोबारा उसके पास रेंगता हुआ पहुंचा और पूरी निष्ठा व लगन से अपनी बेगम की सेवा में जुट गया। अजीज मन, पत्नी, आओ मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूं। वह बेहद सब्र और लगन के साथ उसकी खिदमत में जुटा हुआ था। आखिरकार अगर आज उसने अपनी बेगम को खुश कर दिया तो फिर हे। जिस समय अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग अपनी पत्नी के साथ इस सुहाने और एकांत पलों का आनंद ले रहा था, ठीक उसी समय गुफा के बाहर से एक कड़कती हुई तेज आवाज आई। अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग, बाहर आओ और मुझसे मिलो। शाओ चेन की डो ची से भरी इस बुलंद आवाज के गूंजते ही 10 मील के दायरे में मौजूद सारे परिंदे खौफ के मारे इधर उधर भागने लगे। अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग के चेहरे का चापलूसी भरा भाव पलक झपकते ही बेहद खूंखार और भयानक रूप में बदल गया। कमबख्त इंसान, मेरी खुशियों के रंग में भंग डालने की तेरी यह हिम्मत। उसने अपनी बेगम से कहा। अजीज मन, मैं अभी इसे ठिकाने लगाकर आता हूं। इस समय उसकी बेगम भी उस तेज आवाज से चिढ़ चुकी थी। उसने हल्के से हुंकार भरी और आराम से अपने भोजन का मजा लेने लगी। ज्यामा साम्राज्य में वैसे भी कोई बड़े सूरमा योद्धा तो थे नहीं, इसलिए उसे पूरा यकीन था कि उसका पति बाहर मौजूद उस सिर फिरे इंसान को पल भर में खत्म कर देगा। इंसान, इस वक्त मुझे परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? आज तू चाहे किसी भी काम से आया हो, अब तू कभी इस मॉन्स्टर माउंटेन रेंज से जिंदा वापस नहीं जाएगा। विशालकाय अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग गुस्से से पागल होकर गुफा से बाहर झपटा। उसने बिना देखे ही हवा में उड़ रहे उस इंसान की तरफ अपनी भयंकर अमेथिस्ट पर्पल फ्लेम की लपटें फेंक दी। श्याओ चेन ने सपने में भी नहीं सोचा था कि महज 3 स्टार या 5 स्टार हुआंग के बराबर ताकत रखने वाला यह अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग उन पर हमला करने की जुर्रत करेगा। क्या इसे दिखाई नहीं दे रहा था कि वे बिना किसी सहारे के सीधे हवा में खड़े थे? हाँ। श्याओ चेन ने ठंडी हुंकार भरी और अपनी आस्तीन झटक दी। एक बेहद बेतहाशा और तूफानी डोची का सैलाब उस पर्पल फ्लेम की तरफ उमड़ पड़ा। वह दहकती हुई पर्पल फ्लेम ऐसी लग रही थी मानो कोई छोटी सी झील समंदर की भयानक तूफानी लहरों से टकरा गई हो। श्याओ चेन की डो ची के सामने वह पर्पल फ्लेम पलक झपकते ही बुझकर राख हो गई। लेकिन श्याओ चेन की उस डो ची का वार यहीं नहीं रुका। वह सीधे जाकर अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग के विशालकाय शरीर से टकराया। आह! अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग केवल एक दर्दनाक चीख ही निकाल पाया और सीधे आकाशीय बिजली की तरह जमीन पर जा गिरा। एक छोटा सा लियोन किंग होकर तू मुझसे उलझने चला है? क्या तेरी उम्र पूरी हो गई है? पहले तो सोचा था कि तुझसे शराफत से बात करके थोड़ी सी पर्पल फ्लेम मांग लूंगा, लेकिन अब उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब तो मैं तेरे शरीर से खींचकर खुद ही पर्पल फ्लेम निकाल लूंगा। जमीन पर गिरा अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग पूरी तरह भौंचक्का रह गया था। यह इंसान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ज्यामा साम्राज्य का रक्षक जिया शिंगतियान भी अपने एक हाथ के इशारे से मुझे इस तरह धूल नहीं चटा सकता। ज्यामा साम्राज्य में ऐसा खौफनाक सूरमा कब पैदा हो गया? जब उसने श्याओ चेन को अपनी तरफ धीरे धीरे करीब आते देखा, तब जाकर उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ और वह पूरी तरह होश में आया। वह तुरंत गिड़गिड़ाकर जान की भीख मांगने लगा। हे महान सीनियर, अभी अभी इस नादान जानवर से बहुत बड़ी भूल हो गई। अगर आपको पर्पल फ्लेम चाहिए तो मैं खुद अभी इसे निकालकर आपके सामने पेश करता हूं। श्याओ चेन का चेहरा पूरी तरह भावहीन था। जरूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूंगा। सीनियर, सीनियर, मुझ पर थोड़ी दया कीजिए। अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग लगातार मिन्नतें करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि श्याओ चेन के दिल में रत्ती भर भी रहम नहीं आ रहा है, तो इस वक्त उसने अपनी सारी इज्जत आबरू की परवाह छोड़ दी। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और तूफानी गति से गुफा के मुहाने की तरफ भागते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगा। बेगम, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। भले ही अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की रफ्तार अपनी ही बराबरी के डो हुआंग योद्धाओं से कहीं ज्यादा तेज थी, लेकिन श्याओ चेन के सामने उसकी यह तेजी चींटी के समान थी। इससे पहले कि वह गुफा के मुहाने तक पहुंच पाता, श्याओ चेन की परछाई सीधे उसकी पीठ के पीछे प्रकट हो गई। उन्होंने अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की पीठ पर घूंसा दे मारा। अमेथिस्ट क्लाउड पियर्सिंग स्वॉर्ड। ठीक उसी पल जब श्याओ चेन का घूंसा उस पर पड़ने ही वाला था, गुफा के भीतर से एक हल्की सी चीख गूंजी और गहरे बैंगनी रंग की एक पतली बेहद घातक आग की तलवार श्याओ चेन की तरफ तेजी से लपकी। श्याओ चेन को मजबूरी में अपना घूंसा पीछे खींचना पड़ा और उन्होंने अपना रुख बदलकर उस पर्पल तलवार पर प्रहार कर दिया। जब उनका इंसानी मुक्का उस आग की तलवार से टकराया, तो वह हाड़ मांस का हाथ किसी वज्र समान लोहे जैसा साबित हुआ। उसने उस पर्पल तलवार को टुकड़े टुकड़े करके चकनाचूर कर दिया। जैसे ही वह तलवार राख में बदली, श्याओ चेन की काया एक बार फिर तेजी से कौंधी और उन्होंने अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग को दोबारा दबोच लिया। उन्होंने एक जबरदस्त लात जमाई और उसे सीधे गुफा के अंदर फेंक दिया। उसका विशालकाय शरीर गुफा की अंदरूनी दीवारों से इतने खौफनाक तरीके से टकराया कि पूरा पहाड़ ही थरथरा उठा। इससे साफ पता चलता था कि श्याओ चेन की वलाद कितनी भयानक और बेरहम थी। श्याओ चेन उड़कर गुफा के भीतर दाखिल हुए, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस पर्पल तलवार को फेंकने वाले असली अपराधी पर पड़ी, उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग के आगे बैंगनी बालों और बैंगनी आंखों वाली एक बेहद खूबसूरत औरत खड़ी थी। उसकी त्वचा आम इंसानों की तरह मुलायम नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर बैंगनी क्रिस्टल की एक बारीक और बेहद पतली परत छड़ी हुई थी। रैंक सा ट्रांसफॉर्म्ड मैजिकल बीस्ट श्याओ चेन के मुंह से अविश्वास में यह बात निकल गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस जीव की ऑरा को ध्यान से महसूस किया, उन्होंने तुरंत अपनी इस शंका को खारिज कर दिया। नहीं, गलत। तुम ट्रांसफॉर्मेशन पिल खाकर इंसान का रूप लेने वाली एक रैंक 6 पीक मैजिकल बीस्ट हो। उन्हें तुरंत याद आया
कि मूल कहानी में अमेथिस्ट पिल लियोन किंग ने यूनियन से ट्रांसफॉर्मेशन पिल की मांग की थी। ये सोचते ही श्याओ चेन का चेहरा थोड़ा अजीब और विचित्र हो गया। ये कमबख्त अपनी अभ्यास सीमा की रफ्तार बढ़ाने के अलावा कहीं इस इंसान बन चुकी मादा शेरनी के चक्कर में तो ट्रांसफॉर्मेशन पिल नहीं मांग रहा था। वैसे मुझे याद आ रहा है कि श्याओ यान भी इसी तरफ आ रहा था। उस वक्त छोटा अमेथिस्ट पिल्ड लियोन पैदा हो चुका होता था, लेकिन अभी की स्थिति देखकर लग रहा था कि ये दोनों मैजिकल बीस्ट्स मिलकर वंश बढ़ाने की तैयारी में थे, और तभी आपने अचानक आकर उनका सारा खेल बिगाड़ दिया। यही वजह थी कि अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग गुस्से से इतना पागल हो उठा था। इंसानी रूप धारण कर चुकी उस मादा अमेथिस्ट लियोन की आंखों में बेहद गहरी सतर्कता और चौकसी भरी हुई थी। वह अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की तरह बेवकूफ नहीं थी जो बिना देखे भाले ही हमला कर दे। उसने अभी अभी बहुत साफ साफ देखा था, जब यह इंसान हवा में तैर रहा था तो उसकी पीठ पर कोई दो विंग्स नहीं थे। इसका सीधा सा मतलब था कि यह इंसान यकीनन एक खौफनाक डोजोंग योद्धा था। इसलिए उसने सम्मान से हाथ जोड़े और पूछा, हे महान सीनियर, आपने मेरे पति को इस तरह लहूलुहान क्यों किया? इंसान बनी इस मादा मेथिस्ट लियोन, जिसका नाम आज ही की आवाज उसके व्यक्तित्व की तरह ही काफी बेबाक और दबंग थी। भले ही श्याओ चेन को उनके रंग में भंग डालने का थोड़ा सा मलाल था, लेकिन अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग ने उन पर खुद पहले हमला किया था। यह भी तो सच था। उन्होंने ठंडी हुंकार भरते हुए कहा। यह बुजुर्ग इसे किसी काम के सिलसिले में बात करने के लिए बाहर बुला रहा था, लेकिन इसने आकर सीधे मुझ पर ही हमला कर दिया। इस वक्त भी अगर इसकी सांसें चल रही हैं, तो यह सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपनी दया से इसे छोड़ दिया है। श्याओ चेन के कड़क शब्द सुनते ही आज ही ने अपनी पीठ के पीछे छिपे अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग को घूर कर देखा। वह विशालकाय अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग किसी डरे हुए नन्हे खरगोश की तरह अपना सिर सिकोड़कर सहम गया और दबी आवाज में बोला, वह वह तो मैं थोड़े गुस्से में आ गया था, इसलिए देख नहीं पाया कि कौन आया है। एक डो झोंग स्तर के महायोद्धा के सामने खड़े होने के बावजूद आज ही चौकस तो थी, पर बहुत ज्यादा डरी हुई नहीं लग रही थी। मैं मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के सबसे गहरे कोर रीजन के स्वामी ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर की शिष्या हूं। भले ही मेरे पति से भूल हुई है, लेकिन उनकी यह गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि आप उनकी जान लेने पर उतारू हो जाए। क्या आपका यह रवैया थोड़ा ज्यादा तानाशाही नहीं है? जब श्याओ चेन ने आज के मुंह से उसकी इस ताकतवर बैकग्राउंड के बारे में सुना, तो उनकी आंखों में एक चमक कौंधी। श्याओ क्लैन की तलाश करते समय श्याओ चेन इस मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के ऊपर से गुजरे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात आजी के मास्टर यानी ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर से हो चुकी थी। अगर अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग इस माउंटेन रेंज के केवल पूर्वी हिस्से का राजा था, तो ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर पूरी मॉन्स्टर माउंटेन रेंज का असली सुप्रीम ओवरलॉर्ड था। उस ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर का असली रूप एक विशाल डायमंड ब्लैक रॉक राइनो था, और उसका ठिकाना मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के सबसे अंदरूनी हिस्से के ठीक बीचों बीच था। और सच तो यह था कि इसी ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर की मौजूदगी की वजह से जियामा साम्राज्य के बड़े बड़े सूरमा भी मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के इन क्षेत्रीय राजाओं पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं करते थे। वरना मेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग अपनी महज 3 से 5 स्टार्ड और हुआंग की मामूली ताकत के साथ इतने सालों तक यहाँ चैन की बंसी कैसे बजा पाता? हालांकि वह ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर स्वभाव से बेहद सतर्क और सावधान रहने वाला जीव था। पिछले कई दशकों पहले जब उसने ब्रेक थ्रू किया था, तब से वह कभी मॉन्स्टर माउंटेन रेंज से बाहर नहीं निकला था। यही वजह थी कि इंसानी दुनिया में बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। वैसे अगर ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर की बात करें, तो इस दैत्य जीव के अपने कुछ बड़े सपने और इरादे थे। ये इंसानों की नकल करते हुए मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के भीतर अपना एक अलग संप्रदाय खड़ा करना चाहता था। सुना था कि उसके अधीन कई रैंक 6 मैजिकल बीस्ट्स काम कर रहे थे, और जाहिर तौर पर यह मादा अमेथिस्ट लियोन आशाद जी उन्हीं में से एक थी। श्याओ चेन सब कुछ समझ चुके थे। ब्लैक रॉक बीस्ट टेम्परर का शिष्य होने के नाते उन्हें से बहुत ज्यादा भाव या इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं थी। हालांकि वे इनके पास मौजूद कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस हासिल करना चाहते थे, इसलिए उन्हें यह सोचना था कि बात को किस तरह घुमाया जाए ताकि वह खजाना आसानी से हाथ लग सके। आखिरकार अभी छोटा अमेथिस्ट लियोन पैदा नहीं हुआ था। अगर उन्होंने बहुत ज्यादा दबाव बनाया और इन दोनों ने हार मानकर इनकार कर दिया, तो मामला उलझ सकता था। श्याओ चेन की नजरें अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग और आज जजी के चेहरे पर घूमती रहीं, और जल्द ही उनके दिमाग में एक बढ़िया तरकीब आ गई। मेरी मुलाकात ब्लैक रॉक बीस्ट एम्परर से एक बार हो चुकी है। अब जब तुम उसकी शिष्या हो, तो मैं उसके नाम का थोड़ा लिहाज रखता हूं और तुम्हारे पति की जान बख्श देता हूं। आजनी ने राहत की सांस ली, लेकिन श्याओ चेन के अगले ही जुमले को सुनकर मन ही मन उसकी हंसी छूट गई। ऐसा लगा मानो इस डो झोंग महायोद्धा के सामने उसके मास्टर के रुतबे की कीमत इतनी भी बड़ी नहीं थी जितनी वह सोच रही थी। श्याओ चेन ने कड़क आवाज में आगे कहा, मौत की सजा तो माफ की जाती है, लेकिन गुनाह की सजा से यह बच नहीं सकता। मुझे इस वक्त पर्पल फ्लेम की सख्त जरूरत है। इसे अपने शरीर से पर्पल फ्लेम की एक ऐसी लॉ स्लैश अंश अलग करके देनी होगी जिसकी ताकत पीक डॉ वंग के स्तर की हो। बस फिर यह मामला यहीं खत्म हो जाएगा। आज ही अच्छी तरह जानती थी कि इस शर्त को मानते ही उसके पति की जान बच जाएगी, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के इसे स्वीकार करने का मन बना लिया। लेकिन अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग से यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसका विशालकाय सिर शिकायती और दुखी भाव से भर गया। हे महान सीनियर, आप इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? अगर मैंने पीक डू वांग के स्तर की ताकत वाली पर्पल फ्लेम अपने शरीर से निकाल दी, तो मेरी अभ्यास सीमा गिरकर सीधे रैंक 6 के शुरुआती स्तर पर आ जाएगी। श्याओ चेन की आंखों में एक ठंडी और घातक चमक कौंधी। ये देखते ही आज जी ने बिना देर किए उस बड़े से शेर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग थप्पड़ खाते ही अपनी जगह पर गोल गोल घूमने लगा और उसकी आंखों के आगे तारे नाचने लगे। चुप रहो। फिर उसने श्याओ चेन से कहा, सीनियर, ये नासमझ है और इसे बात करने की तमीज नहीं है। कृपया इसे माफ कर दें। मैं अभी इससे पीक डो वंग के स्तर की पर्पल फ्लेम निकलवाकर आपको सौंपती हूं। ठहरो। आज ही चौंक गई। सीनियर, क्या कोई और बात है?
श्याओ चेन को आखिरकार अपनी शर्तों की कीमत बढ़ाने का मौका मिल गया था। तुम्हारा यह पति अंदर से काफी असंतुष्ट लग रहा है और इसका यह अड़ियल रवैया मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। मैंने सुना है कि जब कोई अमेथिस्ट लियोन बच्चे को जन्म देता है तो इस बात की संभावना होती है कि उसके साथ कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस भी पैदा हो। इसलिए पर्पल फ्लेम की उस एक लॉ के साथ साथ बच्चे के जन्म के समय मिलने वाला वह कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस भी मुझे चाहिए। तब जाकर यह मामला पूरी तरह खत्म होगा। आज ही का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। सीनियर, एक तो यह कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस हमारे छोटे बच्चे के शारीरिक विकास और उसकी भावी क्षमता के लिए बेहद जरूरी होता है, और दूसरा, इसके पैदा होने की संभावना भी बहुत ही कम होती है। मुझे पूरा यकीन है कि इस बार हमारे बच्चे के जन्म के समय कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस बिल्कुल भी पैदा नहीं होगा। शाओ चेन का चेहरा एक बार फिर सख्त और गंभीर हो गया। बोनपन, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें क्या लगता है। मुझे जो लगता है वही होगा, और मुझे लगता है कि इस बार तुम्हारे यहाँ कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस यकीनन पैदा होगा। श्याओ चेन की इस अटूट और बेबाक आवाज को सुनकर आज ही का मन हुआ कि वह जोर से चीख पड़े। आखिर कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस के पैदा होने की संभावना सचमुच बहुत कम होती है। लेकिन इस मानव दूजोंग महायोद्धा के सामने उसकी जरा सी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसका वह अनोखा और खूबसूरत चेहरा लगभग रोने जैसा हो गया था। लेकिन श्याओ चेन के दिल में रत्ती भर भी रहम नहीं आया। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस बार कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस यकीनन पैदा होने वाला था। जाहिर है, वे कोई जबरदस्ती छीनने वाले लुटेरे नहीं थे। वे यह भी जानते थे कि इस अमेथिस्ट एसेंस के बिना छोटे बच्चे के भविष्य की क्षमता पर असर पड़ेगा। इसलिए उन्होंने एक ऐसा रास्ता सोचा जिससे दोनों का काम बन जाए, जिससे बच्चे की क्षमता का नुकसान भी ना हो और शाओ क्लैन के लिए आगे के कुछ नए मौके भी बन जाएं। क्या तुमने उस डायमंड ब्लैक रॉक राइनो को अपना गुरु नहीं बनाया है? यकीनन उसके पास भी कई तरह के नायाब खजाने होंगे। उनकी आंखों में एक ठंडी रंगत आई और उन्होंने कड़क आवाज में चेतावनी दी, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। अगर मैं तुम दोनों को यहीं मार भी दूं, तब भी मुझे उस डायमंड ब्लैक रॉक राइनो का कोई डर नहीं है। आज ही का चेहरा असंतोष और बेबसी के भावों से बदलता रहा और आखिरकार उसे घुटने टेकने ही पड़े। अगर सचमुच कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस पैदा हुआ तो मैं वह पूरा का पूरा आपको सौंप दूंगी। श्याओ चेन ने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। और हाँ, इसमें कोई टालमटोल नहीं चलेगी। 1 साल के अंदर तुम्हें यह कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस वुटन सिटी के श्याओ क्लैन में पहुंचाना होगा। आज जी के पास इस घुटन और बेबसी को सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद श्याओ चेन की देखरेख में अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग ने अपनी पीक डोवांग के स्तर की ताकत वाली पर्पल फ्लेम की एक लॉ अपने शरीर से अलग करके उन्हें सौंप दी। काम पूरा होते ही श्याओ चेन वहां से रवाना हो गए। अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग और उसकी पत्नी आज ही ने उनके जाने की दिशा में देखते हुए आखिरकार उन दोनों ने राहत की एक गहरी सांस ली। अभी अभी अपने शरीर से पर्पल फ्लेम का एक बड़ा हिस्सा अलग करने की वजह से अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग काफी कमजोर हो चुका था। वह सुस्त होकर जमीन पर ढह गया और हिलने डुलने तक का उसका मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज ही के सिर पर गुस्सा सवार था। उसने झटके में सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग ने जैसे ही आज ही की नजरों से नजरें मिलाई, वह तुरंत सहम गया और अपना सिर सिकोड़ते हुए बोला, आज ही, तुम क्या करने वाली हो? क्या करने वाली हूं? तुम्हें क्या लगता है कि यह मामला यहीं खत्म हो गया? अगर अब मेहनत नहीं करेंगे तो 1 साल बाद उस महायोद्धा को देने के लिए कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस कहां से आएगा? अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की आंखों में खौफ तैर गया। आज ही जरा रुको, पहले मुझे थोड़ा संभलने और अपनी ताकत हासिल करने दो। इस वक्त मैं बहुत कमजोर हूं। कहा जाता है कि जितनी ज्यादा बार कोशिश की जाएगी, कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस पैदा होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाएगी। तो अब इंतजार किस बात का? अभी से और इसी वक्त शुरू करते हैं। आजी ने अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की पिछली टांग पकड़ी और उसे जबरदस्ती खींचते हुए गुफा के सबसे गहरे हिस्से में ले जाने लगी। आजी, रहम करो, अब मुझसे सचमुच नहीं होगा। दहाड़! शाओ चेन के वहां से रवाना होने के थोड़ी ही देर बाद अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की गुफा के ठीक ऊपर एक बेहद खूबसूरत और शानदार रूप रंग वाली महिला प्रकट हुई। उसकी पीठ पर लहराते हुए डोची विंग्स नजर आ रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग से अमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल का सौदा करने आई युन युन थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि वह आम हालात में अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग की बराबरी नहीं कर सकती। इसीलिए यहां आने से पहले उसने पिल किंग गुहे से विशेष रूप से एक इंपीरियल इंक्रीज पिल बनवाई थी। उस पिल को खाने के बाद उसकी अभ्यास सीमा सीधे 2 स्टार बढ़कर 5 स्टार डो हुआंग के स्तर पर पहुंच चुकी थी। उम्मीद है कि इस बार कोई अनहोनी या गड़बड़ नहीं होगी। यूं युन ने हवा में तैरते हुए धीमी आवाज में खुद से कहा और फिर नीचे मौजूद उस विशालकाय गुफा के मुहाने की तरफ देखा। उसने अपनी डो ची को गले में समेटा और बुलंद आवाज में पुकारा, मिस्टी क्लाउड सेट की सेक्ट मास्टर यूं युन, अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग से मुलाकात करने का निवेदन करती है। अभी अभी गुफा के आसपास वापस लौटे परिंदे एक बार फिर उस गूंजती हुई आवाज से डरकर आसमान में उड़ गए। गुफा के अंदर कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस पैदा करने की जी तोड़ मेहनत में जुटे दोनों मैजिकल बीस्ट्स की चाल पल भर के लिए थम गई। इंसानी रूप में मौजूद आज ही के सुंदर चेहरे पर जो आनंद का भाव था, वह पलक झपकते ही बेहद खूंखार और भयानक गुस्से में बदल गया। फिर से इंसान? कमबख्त! क्या इनका नाटक कभी खत्म नहीं होगा? उसने गुस्से में एक गाली बकी और आज ही के पीठ पर लगे बैगनी पंख झटके से फड़फड़ाए। वह सीधे मुड़कर गुफा के बाहर की तरफ लपकी। दूसरी ओर अमेथिस्ट पिल्ड लियोन किंग ने राहत की एक गहरी सांस ली। उसने अपने चारों पैर ढीले छोड़ दिए और वहीं जमीन पर सुस्त होकर ढह गया। फुफ! जो कोई भी हो, वह सेक्ट मास्टर यूं युन
इस राजा को तो सचमुच तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज ही गुफा के मुहाने से उड़कर बाहर निकली और यून यून के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में भयानक गुस्सा सुलग रहा था। इंसान, यहाँ किस काम से आई हो? और तुम्हारा उस पिछले इंसान से क्या रिश्ता है? चूंकि श्याओ चेन से मिले जख्म और सबक अभी ताजा थे, इसलिए आजई ने एक अतिरिक्त सवाल पूछकर पक्का करना चाहा। वह मिस्टी क्लाउड सेक्ट को जानती थी। उसने उनके सेक्ट के सबसे ताकतवर योद्धा युनशान को भी देखा था, जिससे डरने की कोई बात नहीं थी। अगर इस औरत का उस पिछले खौफनाक दूजोंग से कोई संबंध नहीं निकला, तो फिर हुफ। यूं युन ने अपने सामने खड़ी इस सुडौल और छरहरी अमेथिस्ट लियोन को देखा और फिर उसकी इंसानी आवाज सुनी, तो वह पल भर के लिए हक्की बक्की रह गई। यह अमेथिस्ट फील्ड लियोन किंग कब से मादा फीमेल बन गया? हालांकि यूं यून ने जल्दी से खुद को संभाला। नर हो या मादा, जब तक अमेथिस्ट स्पिरिट क्रिस्टल का सौदा हो सकता है तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पूछे गए सवाल को याद करते हुए यूं यून ने उलझन में पूछा, तुमने कहा पिछला इंसान, क्या मुझसे पहले भी कोई यहां आया था? आज ही को अपना मनपसंद जवाब मिल चुका था। उसके मुंह से बाहर निकले खूंखार नुकीले दांतों के बीच एक जहरीली मुस्कान उभरी। बहुत बढ़िया। जब तुम्हारा उस इंसान से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर मेरे मजा खराब करने का सारा गुस्सा अब तुम ही झेलो। आजरी ने अपने नुकीले पंजे उठाए और सीधे यूं यून की तरफ प्रहार कर दिया। उसके शरीर से अचानक धधकती हुई पर्पल फ्लेम की लपटें निकलीं, जिसने आसपास की हवा को भी झुलसाकर थोड़ा मोड़ दिया। सामने से आती इस खौफनाक ऊर्जा को महसूस करते ही यूं यून का दिल दहल उठा। रैंक 6 पीक मैजिकल बीस्ट, ये कैसे हो सकता है? हालांकि आजई का यह हमला इतना तेज और भयानक था कि यूं यून को ज्यादा सोचने का मौका ही नहीं मिला। भले ही यूं योन इस वक्त 5 स्टार हुआंग बन चुकी थी, लेकिन इस बेहद नाजुक और खतरनाक मोड़ पर वह केवल अपनी विंड सिल्क बॉडी तकनीक का इस्तेमाल करके एक परछाई बनकर पीछे हट सकी। लेकिन आज ही, जिसके पास पहले से ही उड़ने के लिए पंख थे और जिसकी अभ्यास सीमा भी यूं युन से कहीं ज्यादा थी, उसकी रफ्तार और भी तेज थी। उसके तीखे पंजों की परछाई यूं युन का साए की तरह पीछा कर रही थी और तेजी से उसके करीब पहुंच गई। यूं युन ने तुरंत अपनी लंबी तलवार उठाई और उसे अपनी छाती के आगे ढाल की तरह अड़ा दिया। खटक! दहकती हुई पर्पल फ्लेम से लिपटे आजी के पंजे जैसे ही उस लंबी तलवार से टकराए, तलवार में एक जबरदस्त थरथराहट हुई और वह सीधे यूं युन के हाथों से छूट कर दूर जा गिरी। आजी ने बिना कोई मौका दिए अपने पंजों का दूसरा खौफनाक वार फिर से हवा में लहराया। अब यूं युन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उस भयानक और खूंखार पंजे के प्रहार ने पलक झपकते ही उसकी छाती को चीर दिया और वहां 5 गहरे खूनी घाव छोड़ दिए। यून यून का पूरा शरीर उड़ता हुआ सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा और उसके मुंह के कोने से खून बह निकला। यह अमेथिस्ट पिल्ड लियोन बेहद ताकतवर थी। वह अपनी किसी ताकतवर दो टेक्निक का इस्तेमाल भी नहीं कर पाई थी कि उससे पहले ही गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी थी। हालांकि वह काफी समझदार और त्वरित फैसले लेने वाली योद्धा थी। उसने तुरंत अपनी पीठ पर मौजूद हल्के पंखों को फड़फड़ाया और हवा की गति से दूर आसमान की तरफ भाग निकली। देखते ही देखते वह आज ही की नजरों से ओझल हो गई। दहाड़ा जी ने आसमान की तरफ देखकर भयानक हुंकार भरी और अपने सीने में सुलगते गुस्से को बाहर निकाला, लेकिन उसने उसका पीछा करना सही नहीं समझा। आखिरकार वह इंसानी औरत काफी खूबसूरत थी, यहां तक कि इंसानी रूप ले चुकी आज ही के सौंदर्य की बराबरी कर रही थी। अगर वह दूजोंग महायोद्धा अभी ज्यादा दूर न गया हो, तो क्या पता वह इस सुंदर अबला को बचाने के लिए बीच में आ कूदता। इसलिए आज ही सीधे मुड़ी और वापस अपनी गुफा में लौट गई, ताकि कंपेनियन अमेथिस्ट एसेंस पैदा करने के उस महान और बड़े मकसद को जारी रख सके। जब आप शाओचेन वापस उस छोटी सी घाटी में लौटे, तो आपने देखा कि लिटिल डॉक्टर फेरी अभी तक वापस नहीं आई थी। इसलिए आप घाटी में इधर उधर घूमते रहे, ये देखने के लिए कि कहीं कोई अजीब या अनोखी जगह मिल जाए। लेकिन आधे दिन की मशक्कत के बाद भी आपको कुछ हासिल नहीं हुआ। चलो छोड़ो, बेहतर यही होगा कि असली शरीर के बाहर आने का इंतजार किया जाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद आपकी नजर आसमान पर पड़ी। एक परछाई तेजी से नीचे गिर रही थी। आपने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी और उस परछाई के आकार को ध्यान से देखा। वह कोई औरत लग रही थी। उसकी पीठ पर कोई डोची विंग्स नहीं थे। क्या वह भी कोई डोजोंग स्तर की महायोद्धा है? नहीं, गलत। ज़्यामा साम्राज्य में इतने सारे डोजोंग कहां से आ जाएंगे? आपने अपना सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही वह आकृति और करीब आई, आपने देखा कि उसकी छाती पर पंजों के 5 खौफनाक और भयानक घाव बने हुए थे। आपके दिमाग में तुरंत ख्याल आया कि इस पर किसी दैत्य जीव, मैजिकल बीस्ट ने हमला किया है और हवा में उड़ते उड़ते यह बेहोश हो गई है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो किसी डो हुआंग का जिंदा बचना भी मुश्किल था। आप चुपचाप मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते थे। आपने हवा में कदम रखा और तेजी से आसमान की तरफ लपके। आपने गिरती हुई उस महिला को अपनी बाहों में संभाला और वापस जमीन पर उतर आए। आपने उसका थोड़ा मुआयना किया। सुडौल शरीर और बेहद खूबसूरत चेहरा। बस उसकी छाती पर पंजों के वे 5 घाव काफी गहरे थे। जब आपने उसके घावों को ध्यान से देखा, तो डीले कॉलर के नीचे आपको एक धात्विक चमक नजर आई। अगर इस धातु की बनी अंदरूनी जिरह ने रक्षा न की होती, तो शायद इसकी जान ही चली जाती। ये देखकर कि वह गहरी बेहोशी में जा चुकी है, आप उसे अपनी बाहों में उठाए उस फूस की झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। चलते चलते अचानक आपके कदम थम गए। रुको, जरा ठहरो। मॉन्स्टर, माउंटेन रेंज, छाती पर गहरा जख्म और यह धातु की बनी अंदरूनी जिरह, क्या यह मिस्टी क्लाउड सेक्ट की सेक्ट मास्टर यूनियन की कहानी नहीं है? क्या यह सचमुच वही है? पर मैं तो श्याओ यान नहीं हूं और इस समय यूनियन को मॉन्स्टर माउंटेन रेंज में होना ही नहीं चाहिए था। भले ही आप जानते थे कि ऐसा होना नामुमकिन सा लगता है, फिर भी आप खुद को रोक न सके और आपने उस औरत के शरीर के अंदर अपनी डो ची भेजकर मुआयना किया। उम्मीद के मुताबिक उसके सूखे पड़े दांतियान में हवा के गुण वाली विंड एट्रीब्यूट डो ची की हल्की हल्की लपटें अब भी बाकी थीं।
चलो 80-90% पक्का हो गया कि यह महिला यूं यूं नहीं है। खैर, चाहे यह यूं यूं हो या कोई और, जान तो बचानी ही पड़ेगी। रही बात इसकी असली पहचान की, तो इसके होश में आने के बाद पूछ लेंगे। आपने उसे धीरे से बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी छाती पर बने उन भयानक और खूंखार घावों को देखते हुए आपने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसके कपड़े ढीले करने शुरू किए। तुम्हारे लिए मेरी एक नजर सह लेना यहां मर जाने से तो कहीं बेहतर है। झटपट आपने उसके जख्मों को साफ किया, दवा लगाई और कपड़े वापस पहना दिए। इस दौरान कोई भी रास लीला या रोमांटिक माहौल नहीं बना। आखिरकार शरीर चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, जब उस पर खून ही खून लगा हो और छाती पर हड्डियों तक पहुंचे 5 भयानक जख्म दिख रहे हों, तो किसी का भी मन नहीं भटकता। जख्मों का इलाज करने के बाद आपने उसे एक हीलिंग पिल खिला दी। जैसे जैसे आसमान में हल्का अंधेरा ढलने लगा, आपके दिल में चिंता घर करने लगी। यह लिटिल डॉक्टर फेरी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? कहीं उसके साथ कोई अनहोनी तो नहीं हो गई? आखिरकार बेचैनी बर्दाश्त न होने पर आपका शरीर आसमान में उड़ चला और आप सीधे किंग शान टाउन की दिशा में उड़ गए। भले ही कोई हादसा न हुआ हो, फिर भी इतने देर रात मॉन्स्टर माउंटेन रेंज के रास्तों पर चलना एक साधारण डोझे योद्धा के लिए बेहद खतरनाक काम था। इस समय लिटिल डॉक्टर फेरी वुल्फ हेड मर्सनरी ग्रुप के ठिकाने पर मौजूद थी और चारों तरफ से भाड़े के सैनिकों से घिरी हुई थी। उनका लीडर मूशे ऊपर मुख्य कुर्सी पर बैठा था और उसके बगल में उसका बेटा यानी यंग मास्टर मू ली खड़ा था। मू ली की हवस भरी आंखें लिटिल डॉक्टर फेरी की पतली और नाजुक कमर पर टिकी हुई थीं। लिटिल डॉक्टर फेरी, तुम मेरी बात मान लो और मुझसे शादी कर लो। अगर तुम मेरी हो जाती हो तो तुम इस वॉल्फ हेड मर्करी कोर की मालकिन यंग मास्टर की पत्नी बन जाओगी। उसकी नजरें देखकर लिटिल डॉक्टर फेरी को सख्त घिन आ रही थी। मैं किसी बिल्कुल आम इंसान को चुन लूंगी, लेकिन तुम्हारे जैसे नीच और धोखेबाज इंसान के मुंह कभी नहीं लगूंगी। तुम्हारा यह वॉल्फ हेड मर्करी ग्रुप किस खेत की मूली है? चुपचाप शाओलान, शाओलान, उसके ईगल पालतू पक्षी को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मुरव्वत से पेश नहीं आऊंगी। भले ही लिटिल डॉक्टर फेरी को अपने मास्टर श्याओचेन की असली ताकत का सही सही अंदाजा नहीं था, लेकिन जो उस गुप्त घाटी में उड़कर आ जा सकते थे, वे यकीनन हवा में उड़ने की काबिलियत रखते थे। वह अब तक यही अंदाजा लगा रही थी कि उसके मास्टर एक खौफनाक डो वांग योद्धा हैं। रही बात डो झोंग की, तो जियामा साम्राज्य में वे इतने दुर्लभ थे कि वह उतना बड़ा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी। लेकिन सिर्फ एक डो वांग भी इस चिंती वॉल्फ हेड मर्करी कोर को चुटकियों में मसलने के लिए काफी था, और यह मूली नादान उसे यंग मास्टर की पत्नी बनाने का लालच देकर पटाने की कोशिश कर रहा था। छे, हा 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 हा, मूली हंसते हंसते दोहरा हो गया। लिटिल डॉक्टर फेरी, तुम भी कितनी नादान और सीधी हो। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि 8 स्टार डॉज बनते ही तुम इस किंगशान टाउन में बिना किसी डर के मनमानी कर सकती हो? मेरे पिता खुद 1-2 स्टार डॉशी हैं, और अगर मेरे पिता को छोड़ भी दें तो हमारे सेकंड कमांडर गान मू और थर्ड कमांडर हाओ लॉन्ग में से कोई भी अकेला ही तुम्हें छठी का दूध याद दिलाने के लिए काफी है। उसकी आंखों में लालच तैर गया और वह घूरते हुए आगे बोला, सीधी तरह से वो खजाना मेरे हवाले कर दो जिसकी मदद से तुम इतने कम समय में 8 स्टार डॉज बन सकी हो, और फिर मुझसे शादी कर लो। अगर ऐसा करती हो तो आज मैं तुम्हारे उस नीलेबाज शाओलान को जिंदा छोड़ दूंगा। वरना आज तुम वरना आज तुम और तुम्हारा वह नीलाबाज शाओलान, दोनों में से कोई भी इस वॉल्फ हेड मकरी कोर के मुख्य दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। मूली ने अपनी छाती पर बाहें बांध लीं और लिटिल डॉक्टर फेरी की तरफ देखने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह अपने दिमाग में पहले ही उसके गिड़गिड़ाने और दया की भीख मांगने के दृश्य की कल्पना कर चुका था। लेकिन लिटिल डॉक्टर फेरी के चेहरे पर अचानक एक खूबसूरत मुस्कान खिल उठी। क्या तुम्हें पता है कि एक डॉक्टर जब बाहर की दुनिया में अकेले सफर करती है तो अपनी जान बचाने के लिए किस चीज का सहारा लेती है? मूली उस मुस्कान की खूबसूरती से एक पल के लिए भौंचक्का रह गया। किस चीज का सहारा? लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपने गुलाबी होंठ खोले और धीरे से एक शब्द बोला, जहर। मूली का चेहरा झटके से बदला। क्या? क्या तुम एक पॉइजन मास्टर भी हो? लिटिल डॉक्टर फेरी को घेरे खड़े भाड़े के सैनिक खौफ के मारे तुरंत कई कदम पीछे हट गए। जाहिर है, उन सबने पॉइजन मास्टर के खौफनाक नाम और कारनामों के बारे में सुन रखा था। लिटिल डॉक्टर फेरी ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुराते हुए उल्टा उसी से पूछा, अब बताओ, क्या अब भी तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत रखते हो? मूली के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था और उसकी आंखों में गहरी नाकामी और खींच भरी हुई थी। किंगशान टाउन की बाकी औरतें तो सिर्फ मन बहलाने के लायक थीं, लेकिन अकेली लिटिल डॉक्टर फेरी ही ऐसी थी जिसे वह सचमुच अपनी दुल्हन बनाना चाहता था। लेकिन अब वह हिचकिचाने लगा था। थर्ड कमांडर हाउलोंग पहले भी पॉइजन मास्टर के खौफनाक हथकंडों को देख चुका था। वह तुरंत आगे बढ़ा और बोला, यंग मास्टर, पॉइजन मास्टर के झाड़ देने के तरीके बेहद रहस्यमयी और कपटी होते हैं। किसी पॉइजन मास्टर से शादी करने की भूल गलती से भी मत कीजिएगा। मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे अभी दबोच लेता हूं, इसके हाथ पैर बांध देता हूं और फिर उस खजाने का पता उगलवाता हूं। मूली अच्छी तरह समझ चुका था कि लिटिल डॉक्टर फेरी अब कभी उसके साथ दिल से नहीं रहेगी। अगर पहले वह जबरदस्ती उसे हासिल करने की हिम्मत रखता भी था, तो अब यह जानने के बाद कि वह एक पॉइजन मास्टर है, उसका दिल चाहे कितना भी तड़पे, वह उससे शादी करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। अगर सुहागरात के वक्त उसने चुपके से झाड़ दे दिया, तो वह बचाव तक नहीं कर पाएगा। अगर मूली को सिर्फ मेरे पॉइजन मास्टर होने का पता चलने पर ऐसा हाल है, तो अगर इसे मेरे खौफनाक वोफुल पॉइजन बॉडी का सच पता चल जाए, तो शायद यह मुझे पल भर में मार डालने की कोशिश करेगा। लिटिल डॉक्टर फेरी ने मन ही मन सोचा, एक पॉइजन मास्टर का जहर बिना कोई निशान छोड़े इंसानों की जान ले लेता है। जो जिंदा रहना चाहते हैं वे सब पीछे हट जाओ। हाउ लॉन्ग ने गर्जना की और घेरा डाले खड़े भाड़े के सैनिक और तेजी से पीछे हट गए।
वह थोड़ी दूरी पर आ खड़ा हुआ। उसका विशालकाय और गठीला शरीर लिटिल डॉक्टर फेरी के पतले और नाजुक वजूद के सामने एक बहुत बड़ा अंतर पैदा कर रहा था। उसके शरीर से पीले रंग की दो चीप फूट पड़ी और उसके मुक्कों पर इस तरह चढ़ गई मानो उसने चट्टान के बने खड़े दस्ताने पहन लिए हों। लिटिल डॉक्टर फेरी, अगर अभी शराफत से वह खजाना मेरे हवाले कर देती हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे इस नीले बाज को सही सलामत जाने दूंगा। वरना अगर मैंने तुम्हें दबोच लिया तो तुम्हारे हाथ पैर बिस्तर से बांध दूंगा ताकि हमारे यंग मास्टर तुम्हारे साथ मन भरकर खेल सकें। इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। हा हा हा। ये कहते हुए हाउ मोंग की आंखों में एक अय्याश और हवस भरी चमक दौड़ गई। यहाँ तक कि यह बात सुनकर पास खड़े मूली की आंखों में भी एक लालच भरी चमक आ गई। भले ही किसी पॉइजन मास्टर के जहर देने के तरीके कितने भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन अगर किसी के हाथ पैर बिस्तर से बांध दिए जाइए तो वह जहर कैसे दे पाएगी? शाओ यशियान का मासूम और नाजुक सा चेहरा बेहद ठंडा पड़ गया। उसने हाओ मोंग की बकवास पर कोई ध्यान न देते हुए कहा, शाओ, लान को छोड़ दो। तो मैं वादा करती हूँ कि वॉल्फ हेड मर्सनरी ग्रुप के एक भी सैनिक को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। वरना आज वॉल्फ हेड मर्सनरी ग्रुप का नामो निशान के शान टाउन से हमेशा के लिए मिट जाएगा। हाओ मोंग को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। हाँ, हाँ, हाँ। सच में बहुत समय हो गया ऐसा घमंडी और अकड़ू लड़की को देखे हुए। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी तरह 8 स्टार डोजे हो तो मुझसे मुकाबला कर लोगी? मैं पिछले पूरे 5 सालों से 8 स्टार डोजे के स्तर पर हूँ। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी ताकत तुम्हारे जैसी अभी-अभी ब्रेक थ्रू करने वाली छोटी लड़की से कितनी अलग है। हाओ मोंग भारी कदमों से आगे बढ़ा और महज 2 ही कदमों में शाओ येशियान के बिल्कुल सामने पहुंच गया। उसने सीधे उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा दागा। उसका विशाल और भारी मुक्का शाओ येशियान के छोटे से चेहरे से भी बड़ा था। हवा के दबाव को अपनी तरफ आते महसूस करके शाओ येशियान ने एक तरफ छलांग लगाई और बड़ी फुर्ती से खुद को बचा लिया। दोनों के बीच एक दूसरे का पीछा करने और हमला करने का खेल वॉल्फ हैड मर्सनरी ग्रुप के अहाते में चलने लगा। लेकिन शाओ येशियान के पास असली लड़ाई का अनुभव बहुत कम था। जल्द ही हाओ मोंग ने मौका देकर उसकी कलाई को जोर से दबोच लिया। हाओ मोंग ने अपनी मजबूत बांह से उसे अपनी तरफ खींचा और दूसरे हाथ से एक भारी मुक्का सीधे उसके सीने पर जड़ दिया। शाओ येशियान ने तुरंत अपनी दूसरी बांह उठाकर सीने के आगे रक्षा के लिए लगा दी। धम। शाओ येशियान हवा में उछलकर दूर जा गिरी। खुशकिस्मती से उसका शरीर बहुत लचीला था। उसने अपने छोटे हाथों से जमीन का सहारा लिया और दोनों पैरों पर आकर टिकी। उसकी बांह से उठ रहे भयानक दर्द ने उसे साफ समझा दिया कि आम लड़ाई में वह हाओ मोंग की बराबरी बिल्कुल नहीं कर सकती। हाओ मोंग के होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई। छोटी लड़की, अब समझ आया कि मेरे और तुम्हारे बीच कितना बड़ा अंतर है। भले ही तुम एक पॉइजन मास्टर हो, लेकिन जब तक मैं पूरी तरह सावधान रहूंगा तुम मुझे झर देने का एक मौका तक नहीं ढूंढ पाओगी। लेकिन शाओ यिशियान ने अचानक एक रहस्यमयी मुस्कान बिखेरी और बोली, यह जानते हुए भी कि मैं एक पॉइजन मास्टर हूं, तुमने अपने हाथों से मुझे छूने की हिम्मत की? इतनी बड़ी लापरवाही! क्या तुम जिंदा नहीं रहना चाहते? यह हल्की और शांत आवाज जैसे ही मैदान में गूंजी, हाओ मोंग का चेहरा पूरी तरह जम गया। उसने घबराकर अपनी हथेली की तरफ देखा। उसकी हथेली झलकर कोयले की तरह पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। अभी वह कुछ सोच पाता, उससे पहले ही उसका सिर जोर जोर से चकराने लगा और उसका गला पूरी तरह रूंध गया, जिससे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। जरा सोचिए, महज 1 या 2 सांस के समय में हाउ लॉन्ग जैसा ताकतवर 8 स्टार डॉज है योद्धा लिटिल डॉक्टर फेरी के जहर से तड़प तड़प कर मर चुका था। एक ठंडी बर्फीली हवा का झोंका वहां खड़े हर भाड़े के सैनिक के दिल से होकर गुजरा। थर्ड कमांडर इतनी आसानी से मारे गए? सिर्फ छूने भर से जहर से मौत हो गई? क्या लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपने शरीर की एक एक इंच त्वचा पर भयानक जहर लगा रखा है? एक पॉइजन मास्टर इतनी खौफनाक हो सकती है, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बेरहम। अपनी आंखों के सामने हाउ लॉन्ग की खौफनाक मौत देखकर मूली की भी घिघी बंध गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने मन ही मन कसम खाई कि वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पॉइजन मास्टर औरत को हाथ तक नहीं लगाएगा। हाथ पैर बांधना तो दूर की बात है, अगर वह बेहोश भी पड़ी हो तब भी वह उसे छूने की जुर्रत नहीं करेगा। थर्ड कमांडर की मौत होते ही जो मुख्य ऊंची कुर्सी पर अब तक बड़ी शान से बैठा हुआ था, वह लीडर मुंह शे भी अब और शांत न बैठ सका। लियर, पीछे हटो। ठंडे पसीने में नहाया हुआ मूली तुरंत होश में आया और भागकर एक तरफ हो गया। मुंह शे खड़ा हुआ और उसकी बर्फीली खूंखार नजरें नीचे खड़ी लिटिल डॉक्टर फेरी पर जा टिकी। छोकरी, अगर तुम पहले ही वह खजाना मेरे हवाले कर देती तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ देता। लेकिन अब तुमने मेरे वॉल्फ हेड मरकरी कोर के थर्ड कमांडर को मार डाला है। आज तुम्हारा मरना तय है। सीधे सीधे वह खजाना मेरे हवाले कर दो या बता दो कि वह कहां है, तो मैं तुम्हें एक झटके में दर्द रहित मौत दूंगा। वरना तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम जिंदगी की भीख मांगोगी और मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। लिटिल डॉक्टर फेरी को 2 स्टार्ड शिया स्तर के मूछे के भयानक दबाव का एहसास हुआ। अगर उसे 7 कलर पॉइजन मैनुअल पर रिसर्च करने के लिए कुछ दिनों का वक्त और मिल जाता तो वह मूशे को भी ठीक वैसे ही झड़ देकर मार सकती थी जैसे उसने हाओ लॉन्ग को मारा था। लेकिन इस वक्त उसके पास वक्त खींचने और धीरे धीरे असर करने वाले जहर का इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम लोग इतनी गारंटी से कैसे कह सकते हो कि मैं सिर्फ किसी खजाने की बदौलत 8 स्टार दोजे बनी हूं? मूली भागकर आगे आया और चिल्लाया, खजाने के अलावा और क्या हो सकता है जो तुम्हें इतने कम दिनों में सीधा 8 स्टार डोजे पर पहुंचा दे? लिटिल डॉक्टर फेरी ने बिल्कुल सच बोलते हुए कहा, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि मैंने किसी बहुत बड़े महायोद्धा को अपना मास्टर बना लिया हो? हाँ 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 हाँ। मूली ऐसे हंसने लगा मानो उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तुम और कोई महायोद्धा? ज़्यामा साम्राज्य में ऐसा कौन सा महायोद्धा होगा जो किसी पॉइजन मास्टर को अपना शिष्य बनाएगा? हो सकता है कोई सिरफिरा पॉइजन मास्टर तुम्हें अपना ले, लेकिन जहां तक मुझे पता है पूरे ज़्यामा साम्राज्य में
कोई शक्तिशाली पॉइजन मास्टर मौजूद है ही नहीं। न केवल मूली, बल्कि वॉल्फ हैड मर्करी कोर का कमांडर। मूशे भी इस बात पर रत्ती भर विश्वास नहीं कर रहा था। लेकिन लिटिल डॉक्टर फेरी के चेहरे के हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। वह शांत रहकर बोली, मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। मूशे ने ऊंचाई से लिटिल डॉक्टर फेरी को घूरते हुए कहा, चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो फिर अपने उस मास्टर का नाम बता दो। अगर वह सचमुच कोई नामी और ताकतवर महायोद्धा निकला, तो न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे उस नीले बाज को भी हम पूरे सम्मान के साथ सही सलामत वॉल्फ हैड मर्करी कोर से जाने देंगे। लिटिल डॉक्टर फेरी तुरंत अपने मास्टर श्याओ चेन का नाम बताने ही वाली थी। उसने अपना मुंह खोला, पर तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने तो आज तक अपने मास्टर का नाम या कुल नाम पूछा ही नहीं था। मूली ने जब लिटिल डॉक्टर फेरी को चुप और बेबस देखा, तो वह चुटकी लेते हुए मजाक उड़ाने लगा। क्यों? क्या हुआ? अब झूठी कहानी आगे नहीं बन पा रही क्या? लिटिल डॉक्टर फेरी ने अपने लाल गुलाबी होंठ भींचे और धीरे से एक ठंडी सांस छोड़ी। ठंडी सांस छोड़ी। इस बार वापस जाकर सचमुच मुझे मास्टर का नाम पूछना पड़ेगा, पर खैर, अब मास्टर के नाम का सहारा लेने की जरूरत भी नहीं है। लिटिल डॉक्टर फेरी ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी आंखों में साफ साफ कातिलाना ठंडक तैर रही थी, और उसने सामने खड़े मूशे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम लोग वॉल्फ हैड मर्करी कोर के अंत और तबाही का सामना करने के लिए तैयार हो? जब लिटिल डॉक्टर फेरी की नजरें मूशे पर टिकीं, तो उसका दिल अचानक धक से रह गया। एक अनहोनी और बुरे खतरे का एहसास उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गया। पॉइजन मास्टर के बिना कोई निशान छोड़े झड़ देने के रहस्यमयी तरीकों को याद करते हुए उसने तुरंत अपनी स्टोरेज रिंग एनर्जी से एक एंटीडोट पिल जीडुदान विषरोधी दवा निकाली और निगल ली। इसके बाद वह जोर से चिल्लाया, गानमू, सभी सैनिकों को लेकर एक साथ हमला करो। लिटिल डॉक्टर फेरी को जिंदा या मुर्दा दबोच लो। सेकंड कमांडर गानमू ने तुरंत हुक्म माना। जी हां, सबके सब एक साथ हमला करो। यह कहते ही गानमू ने अपने हाथ में भारी लोहे की गदा उठाई और सीधे लिटिल डॉक्टर फेरी की तरफ लपका। दर्जनों भाड़े के सैनिकों के घेरे में फंसी होने के बावजूद लिटिल डॉक्टर फेरी वहां बिल्कुल शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर घबराहट का एक कतरा तक नहीं था। सबसे आगे भागकर आया गानमू हवा में उछला और उसने अपनी पूरी ताकत से लोहे की गदा लिटिल डॉक्टर फेरी पर दे मारी। लिटिल डॉक्टर फेरी ने महज हल्का सा अपना शरीर एक तरफ झुकाया और ताकत से भरपूर वह खौफनाक वार खाली निकल गया। धमाका! लोहे की गदा जमीन पर टकराते ही एक बड़ा सा गड्ढा बन गया। जिस पल गदा नीचे गिरी, उसी पल लिटिल डॉक्टर फेरी ने तेजी से अपना पैर उठाकर उस लोहे की गदा के ऊपर टिका दिया। गान मुंह ने झटके से अपनी गदा वापस खींचनी चाहिए, पर उसे लगा मानो उसकी गदा किसी भारी भरकम चट्टान के नीचे दब गई हो। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन गदा टस से मस न हुई। गान मुंह ने लिटिल डॉक्टर फेरी की तरफ इस तरह देखा मानो वह किसी अजूबे या दानव को देख रहा हो। ये कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास इतनी भयानक ताकत कहां से आई? लिटिल डॉक्टर फेरी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हारी अपनी ताकत कमजोर पड़ गई हो? अभी लिटिल डॉक्टर फेरी के शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि चारों तरफ से हमला करने आ रहे भाड़े के सैनिक एक एक करके धड़ाम धड़ाम जमीन पर गिरने लगे। देखते ही देखते दर्जनों सैनिक लिटिल डॉक्टर फेरी और गान मुंह के चारों तरफ गोल घेरे में बेहोश होकर ढेर हो गए। गान मुंह की आंखें खौफ से फटी की फटी रह गईं। तुमने तुमने जहर दे दिया? पर कब? अभी तक हुई पूरी घटना को अपने दिमाग में दोबारा याद करते हुए गान मुंह की टकटकी सीधे लिटिल डॉक्टर फेरी पर जा टिकी। क्या क्या तुमने यह जहर तब फैलाया था जब तुम हाओलोंग के हमलों से बचकर भाग रही थी? कोई ताज्जुब नहीं कि तुमने पूरे वॉल्फ हेड मर्करी कोर के अहाते का एक चक्कर लगाया था। तो तुम इतनी देर से सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही थी ताकि तुम्हारा यह जहर असर कर सके। कितनी बेरहम और खौफनाक चाल है तुम्हारी। लिटिल डॉक्टर फेरी ने उस पर और वक्त जाया नहीं किया। उसने अपने पैर से दबाकर ताकत लगाई और गान मुंह ने तुरंत घबराकर अपनी गदा को कसकर पकड़ना चाहा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी है। छाप! वह भारी भरकम लोहे की गदा उसके बेबस हाथों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। लिटिल डॉक्टर फेरी की सफेद संगमरमर जैसी नाजुक हथेली पर बैंगनी रंग की विशैली चमक कौंध उठी। उसकी पतली और लचीली बांह एक सफेद नागिन की तरह लहराई। गान मुंह के बचाव को चीरती हुई सीधे उसकी छाती पर जा लगी। अपनी सारी ताकत खो चुका गान मुंह इस वक्त एक बिल्कुल आम इंसान की तरह लाचार था। वह झटका खाकर उड़ता हुआ सीधा मूली के ठीक सामने जा गिरा। इस समय मूली भी झर के असर से बेदम होकर एक घुटने के बल जमीन पर बैठा था और गिरते पड़ते अपने शरीर को संभालने की कोशिश कर रहा था। गान मुंह के काले पड़ चुके होंठ और उसे बेहोश पड़ा देखकर वह खौफ से कांप उठा। सेकंड सेकंड कमांडर। हालांकि मूली भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। जल्द ही वह अपने भारी पड़ते शरीर को संभाल नहीं पाया और औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ा। रही बात मुख्य कमांडर मूशे की, जब उसने सैनिकों को हमला करने का हुक्म दिया था, तभी उसे अपने शरीर में कुछ गड़बड़ी का एहसास हो गया था। उसने तुरंत एंटीडोट पिल निगल ली थी और इस समय अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठा था ताकि दवा का असर हो सके। और अब पूरे वॉल्फ हैड मर्करी कोर के ठिकाने पर सिर्फ दो ही लोग खड़े थे, लिटिल डॉक्टर फेरी और मूशे। लिटिल डॉक्टर फेरी अच्छी तरह जानती थी कि अगर मूशे अपने पूरे होश व हवास और सामान्य स्थिति में होता, तो वह उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती थी। इसलिए गान मुंह का काम तमाम करने के बाद वह तुरंत मूशे की तरफ झपटी। अगर उसकी यह जहरीली हथेली मूशे को लग जाती, तो 2 स्टारडॉशी होने के बावजूद उसका मरना तय था। हालांकि जिस पल लिटिल डॉक्टर फेरी की बैंगनी विषैली हथेली मूशे से टकराने ही वाली थी, मूशे के शरीर से हरे रंग की डोची का जोरदार धमाका हुआ। उसके शरीर के चारों तरफ हवा का एक रक्षा कवच डोची क्लोथ बन गया।
अगले ही पल मूशे ने झटके से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही मूशे के हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ। उसने अपनी बांह उठाई और भाले की डंडी से लिटिल डॉक्टर फेरी के उस खौफनाक जहरीले वार को रोक दिया। फिर मूशे ने अपनी दोनों बाहों की पूरी ताकत लगाकर झटका दिया और उस जबरदस्त ताकत से लिटिल डॉक्टर फेरी उछलकर एक तरफ जा गिरी। जब मूशे ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और देखा कि वॉल्फ हैड मरकरी कोर का हर एक सैनिक जमीन पर बेसुध पड़ा है, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने हाथ का लंबा भाला सीधे लिटिल डॉक्टर फेरी की तरफ तान दिया। लिटिल डॉक्टर फेरी, तुरंत झर का तोड़ मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम्हें ऐसी यातनाएं दूंगा कि तुम जिंदगी की भीख मांगोगी और मौत भी तुम्हें नसीब नहीं होगी। लिटिल डॉक्टर फेरी ने मन ही मन अफसोस जताया। नाकाम हो गया यह अचानक हमला। अब तो जान की बाजी लगाकर लड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है। हालांकि एक पॉइजन मास्टर होने के नाते जीत की उम्मीद अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अगर मुझे मार डालोगे तो तुम्हें जहर का तोड़ खुद ब खुद मिल जाएगा, वरना आज वॉल्फ हेड मर्करी कोर का एक भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा। लिटिल डॉक्टर फेरी की आवाज बेहद ठंडी और साफ थी। असलियत तो यह थी कि पूरे अहाते में पड़े उन भाड़े के सैनिकों पर कोई जानलेवा जहर नहीं, बल्कि उसी का तैयार किया हुआ बेहद असरदार बेहोशी का लेप स्लैश दवा इस्तेमाल हुआ था। उसने ऐसा सिर्फ मूशे को उकसाने के लिए कहा था, क्योंकि यह वॉल्फ हेड मर्करी कोर मूशे की पूरी जिंदगी की कमाई और खून पसीने की मेहनत था। लिटिल डॉक्टर फेरी की यह बात सुनकर मूशे गुस्से में हंस पड़ा। हा 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 हा, एक छोटी सी दूजे योद्धा होकर भी इतनी बड़ी बड़ी बातें करती हो। मैं तो पहले ही एंटीडोट पिल विषरोधी दवा खा चुका हूं। आज मैं तुम्हें दिखाता हूं कि एक दो स्टार डॉशी और एक साधारण डॉजे के बीच कितना जमीन आसमान का अंतर होता है। यह कहते ही मूशे तेजी से लिटिल डॉक्टर फेरी की तरफ लपका। सामने आते ही उसने अपने भाले से हवा को चीरते हुए एक खौफनाक वार किया। हजार योद्धाओं का संहार। लिटिल डॉक्टर फेरी झटके से पीछे हटी। भाले की धार से उठी भयानक हवा के दबाव से उसके कपड़े फड़फड़ाने लगे। तूफानी भाला प्रहार। मूशे ने दहाड़ते हुए दोबारा सीधा निशाना साधकर भाले से हमला किया। लिटिल डॉक्टर फेरी ने तेजी से अपनी कमर को मोड़ा। भाले की नोक उसकी सफेद नाजुक गर्दन से महज 1 सेंटीमीटर से भी कम दूरी से गुजर गई। उसने बेहद खौफनाक और खतरनाक स्थिति से खुद को बचाया, लेकिन घूमते हुए लिटिल डॉक्टर फेरी को एक बेहतरीन मौका मिल गया। उसने तुरंत अपनी हथेली में छुपा जहरीला पाउडर सीधा मूशे के चेहरे की तरफ फेंक दिया। ये देखते ही मूशे तेजी से पीछे हटा, लेकिन फिर भी झर का थोड़ा सा हिस्सा उसके चेहरे से टकरा ही गया। चेहरे पर झर छूते ही उसे असहनीय जलन और तीखे दर्द का एहसास हुआ और उसकी दोनों आंखें लाल होने लगीं। यह कौन सा जहर है? मेरी खाई हुई एंटीडोट पिल इस पर असर क्यों नहीं कर रही? मूछे घबराकर चिल्लाया। लिटिल डॉक्टर फेरी ने ठंडा जवाब दिया। मेरा जहर इतना मामूली नहीं है। तुम्हारी साधारण एंटीडोट पिल इसके असर को थोड़ा कम तो कर सकती है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। अगर मैंने तुम पर 2-3 बार और जहर फेंक दिया तो 2 स्टार दोषी होने के बावजूद तुम टिक नहीं पाओगे। उसने अपनी शर्त रखी। अब भी वक्त है। शाओ लान को सही सलामत छोड़ दो तो मैं यहां से चली जाऊंगी और तुम्हारे इन सैनिकों का जहर भी उतार दूंगा, वरना अगर मुझे अपनी जान भी बाजी पर लगानी पड़ी तो मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मार डालूंगी। लिटिल डॉक्टर फेरी की आंखों में एक खौफनाक और सख्त इरादा चमक उठा। मुंह शे के चेहरे का रंग पल पल बदल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उस नीलेबाज को छोड़ देना ही वॉल्फ हैड मरकरी कोर के वजूद को बचाए रखने का इकलौता रास्ता था। हालांकि मुंह शे को हालात की कमान हमेशा अपने हाथों में रखना पसंद था। थोड़े हिचकिचाहट के बाद उसने अपने हाथ के लंबे भाले पर ग्रिप और कस ली और दोबारा लिटिल डॉक्टर फेरी पर जानलेवा हमला कर दिया। लिटिल डॉक्टर फेरी बड़ी ही फुर्ती से उसके वारों से बच रही थी। वह भाले की नोक को अपने शरीर से रत्ती भर भी छूने देने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। लेकिन अब मूशे बेहद सतर्क हो चुका था और उसे झर फेंकने का एक भी मौका नहीं दे रहा था। लिटिल डॉक्टर फेरी को लगातार पीछे हटना पड़ रहा था और उसके दिल में कड़वाहट और बेबसी भर रही थी। अफसोस कि थोड़ी देर पहले मैं मूशे पर सही से जहर नहीं फेंक पाई। आखिरकार एक दो स्टार्डोशी और मेरे बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हजार योद्धाओं का संहार। मूशे ने अपने भाले को पूरी ताकत से हवा में घुमाया। लिटिल डॉक्टर फेरी, जो अभी अभी पिछले वार से बचकर संभली ही थी, यह उम्मीद नहीं कर रही थी कि मूशे की रफ्तार अचानक इतनी बढ़ जाएगी। बचने का मौका न पाकर भाले की डंडी से उसकी पेट पर एक जबरदस्त और खौफनाक प्रहार हुआ। लिटिल डॉक्टर फेरी का शरीर उछलकर दूर जा गिरा और वॉल्फ हेड मरकरी कोर की भारी और मोटी बाहरी दीवार से टकराकर रुका। उसके मुंह के कोने से खून की धारा बह निकली। जैसे ही उसने अपना सिर उठाया, उसने देखा कि मूशे का भाला एक बार फिर उसकी तरफ तेजी से आ रहा था। उसके दिल के कोने में एक गहरी निराशा घर कर गई। क्या आज सचमुच मेरी जिंदगी का अंत यहीं होने वाला है? लेकिन ठीक उसी निराशाजनक और खौफनाक पल में काले कपड़ों में ढकी एक बेहद जानी पहचानी परछाई आसमान से सीधी नीचे उतरी। वह परछाई लिटिल डॉक्टर फेरी के ठीक सामने आ खड़ी हुई। उसने धीरे से अपनी हथेली आगे बढ़ाई और सीधे उस आते हुए भाले की नोक को पकड़ लिया। वह भयानक और खौफनाक वार करने वाला भाला उस हथेली की पकड़ में आते ही मानो जम सा गया और 1 इंच भी आगे न बढ़ सका। भाला थामे खड़े